हेलो एंड नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बहुत बेहतरीन कर रहे होंगे। आपका स्वागत करता हूं हमारे प्लेटफॉर्म क्रैक नाउ पर। और क्रैक नाउ जाना जाता है आपके जीवन को आसान करने के लिए। जैसा कि मैंने कहा था, हम एक श्रृंखला चलाएंगे। उस श्रृंखला में जितने भी महत्वपूर्ण जीएस के विषय होते हैं, चाहे तो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, करंट अफेयर हो, सब पे महत्वपूर्ण फैक्ट्स का वीडियो मैं लेके आऊंगा। 10 मिनट के छोटे वीडियोस जिनमें आप ट्रिक के इस्तेमाल के साथ, जिनमें आप फैक्ट्स के इस्तेमाल के साथ अपने पेपर को रिवीजन कर सकें और महत्वपूर्ण फैक्ट्स को याद करके एग्जाम में एक्स्ट्रा मार्क्स ले सके। तो आज उसी को करेंगे, जीवन आसान। अब हो जाएगा जीवन आसान। और आज मैं लेके आया हूं मध्यकालीन इतिहास, और आप पढ़ेंगे कुमार पंकज के साथ मध्यकालीन इतिहास, बहुत मजेदार वे में। हम अलग हैं। हमेशा मैं कहता हूं क्रैक नाउ अलग है, क्योंकि क्रैक नाउ सोचता है आपके नजरिए से कि एक बच्चे को एग्जाम में क्या चाहिए, एग्जाम से पहले कौन सी इंफॉर्मेशन जरूरी है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है, ये भी हम बताते हैं। तो हम अलग हैं क्योंकि हम सोचते हैं आपके जैसा। कैसा? आपके जैसा। चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक, भारत। आपको पता होगा, मध्यकालीन भारत का इतिहास खोलोगे तो सबसे पहले आता है भारत पर मुस्लिम आक्रमण। क्या आता है? भारत पर मुस्लिम आक्रमण। लेकिन उससे पहले भारत के बारे में एक दो चीजें पूछता है, उसको जान लो मेरे बच्चों। भारत के बारे में क्या पूछता है? सबसे पहले पूछता है भारत का नाम भारत कैसे पड़ा। भारत का नाम भारत कैसे पड़ा? तो ऋग्वेद में उल्लिखित है। ऋग्वेद में ऐसा कहा गया कि भारत का नाम जो पड़ा वो भरत कबीले के नाम पे पड़ा। किसके नाम पे? भरत कबीले के नाम पे। मेरे प्यारे बच्चों, भरत कबीले के नाम पे भारत देश का नाम भारत पड़ा। और क्या पूछता है? दो तीन बातें पूछता है। यूनानियों ने भारत को क्या कहा, है ना? हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भारत के लिए किसने किया? और पूछता है हिंदुस्तान किसने कहा। आओ देख लेते हैं। तो सबसे पहले भारत के लिए हिंदुस्तान कहा ईरानियों ने। मेरे प्यारे बच्चों, किसने? ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान कहा। अब कभी नहीं भूलेंगे हिंदुस्तान, अरे मेरे ईरान, हिंदुस्तान, अरे मेरे ईरान। तो ईरानियों ने कहा हिंदुस्तान। उसके बाद इंडिया, इंडिया कहा यूनानियों ने। अंग्रेज थे ना, तो बोला इंडिया। क्या बोला? इंडिया। तो ध्यान रखना है, यूनानियों ने कहा इंडिया और वहीं ईरानियों ने कहा हिंदुस्तान। अब एक बात और बचती है कि हिंदुस्तान हो गया, इंडिया हो गया, लेकिन एक नाम और है जो चर्चा का विषय बना रहता है, हिंदू। हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? किसका मेरे प्यारे बच्चों? हिंदू। किसका? हिंदू। और हिंदू शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया भारत के लिए सर्वप्रथम अरबों ने। किसने? अरबों ने। मेरे प्यारे बच्चों, अरबों ने। अरबों ने, ध्यान रखना, अरबों ने। आप उम्मीद भी नहीं कर पाओगे कि अरब, अरब, अरबी बोलने वाले भारत को हिंदू कह सकते हैं, हिंदू शब्द का प्रयोग कर सकते हैं भारत के लिए। तो सबसे पहले अरबों ने ही किया था। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जितने फैक्ट्स दूंगा इंपॉर्टेंट दूंगा। आपने शेयर लाइक ठोक देना है, शेयर जरूर करना है और कमेंट करके बताना है जीवन आसान हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे वीडियोस लगातार दूंगा मैं, प्लेलिस्ट जरूर चेक करिए। तो अब आ जाते हैं भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण। यहां से शुरू होता है। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण सबसे पहले किसने किया? भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण 711 ईस्वी में। मेरे प्यारे बच्चों, 711, 711। ध्यान रखिएगा, जहां एक हो जाओगे वहीं दिक्कत है। दो हो रही है, दो रही है एक दूसरे के साथ। तो 711 ईस्वी में किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम। इस व्यक्ति को मत भूलिएगा, पहला आक्रमणकारी है हमारे भारतवर्ष पे, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी है ये मोहम्मद बिन कासिम। सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम। नाम याद रखिएगा, कासिम। कौन है? कासिम है। और फिर इसने क्या किया? 711 में अटैक किया, 712 में सिंध पर विजय प्राप्त कर ली। 712 में सिंध पर विजय प्राप्त कर ली मेरे दोस्तों। 711 में अटैक किया, लौट गया, 712 में सिंध पर विजय प्राप्त कर ली। और उस समय पूछ लेता है आपसे कि सिंध का राजा कौन था, सिंध का शासक कौन था मेरे प्यारे बच्चों? तो बता दीजिएगा, दाहिर था। दाहिर था, राजा चच का बेटा था, चच का पुत्र था ये राजा। चच का पुत्र, चच का पुत्र था ये दाहिर। और इसके समय जो है मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय प्राप्त कर ली। किस पे? सिंध पे। ध्यान रखिएगा, किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। कब? 712 ईस्वी में। इतना जीवन आसान करना है, ये नाम नहीं भूलना है, दाहिर। क्योंकि इसके समय जो है पहली विजय हो रही है भारत में किसी मुस्लिम आक्रमणकारी की, आक्रांता की, तो भूलेंगे कैसे? नहीं भूल सकते। चलिए आ जाइए, अब देखते हैं गजनवी वंश। और गजनी का नाम खूब सुना होगा, मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गजनी सुनते रहे होगे। लेकिन आज कुछ चीजें पता चलेंगी, आज कुछ महत्वपूर्ण बातें देखते हैं।
गजनवी वंश, इसकी स्थापना किसने की, इसका संस्थापक कौन था, पूछ लेता है। अल्पतुगीन था मेरे प्यारे बच्चों, कौन था, अल्पतुगीन था। बस इतना ही पूछता है कि गजनवी वंश का संस्थापक कौन था, अर्थात स्थापना किसने की, अल्पतुगीन ने की मेरे प्यारे बच्चों। किसने, अल्पतुगीन। भूलिएगा नहीं, वीडियो 2 बार देख लो, जीवन आसान है। गजनवी तो वंश है, लेकिन इसकी राजधानी क्या थी, गजनी राजधानी थी मेरे प्यारे बच्चों। क्या राजधानी थी, गजनी। राजधानी क्या थी, गजनी इसकी राजधानी थी। और गजनवी वंश था, ध्यान रखिएगा, राजधानी क्या है, गजनी है मेरे प्यारे बच्चों। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात आपको जो याद रखनी है, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है मेरे प्यारे बच्चों, अब होगा जीवन आसान। 998 ईस्वी में महमूद गजनी का शासक बना। आप इसका नाम आज तक क्या जानते रहे हो, आज तक इसका नाम जानते रहे हो, महमूद गजनी। असल में इसका नाम सिर्फ महमूद था। क्या नाम था, महमूद। और चूंकि राजधानी गजनी थी, तो इसको आप जानते हो महमूद गजनी के नाम से। इसका नाम महमूद था और महमूद बना गजनी का शासक, क्योंकि राजधानी क्या है, गजनी। तो महमूद बना गजनी का शासक। जैसे कुमार पंकज बन जाए दिल्ली का शासक, तो कुमार पंकज दिल्ली नाम हो जाएगा, देख रहे हो। तो महमूद गजनी का शासक बना, नाम हो गया महमूद गजनी। 17 बार आक्रमण किए इस आक्रांता ने हमारे ऊपर, 17 बार मेरे प्यारे देशवासियों, 17 बार मेरे लाल लालियों, कितने, 17 बार आक्रमण किए। और लोग कहते हैं कि ये यहाँ का क्यों आता था 17 बार, हार के जाता था, ऐसा नहीं है, इतिहास गलत पढ़ा। ये 17 बार आया लूटपाट मचाने, किस लिए, लूटपाट मचाने। और इसका एक युद्ध बहुत फेमस है 1919 में, 1919 से 1920 के समय में विद्याधर के साथ। किसके साथ, विद्याधर के साथ मेरे प्यारे बच्चों, किसके साथ, विद्याधर के साथ। याद रखिएगा किसके साथ, विद्याधर। कब, 1919-20 में। किसके, विद्याधर और गजनवी। इसको गजनी को गजनवी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, गजनवी भी कहते हैं और गजनी भी कहते हैं। विद्याधर और गजनी के बीच में ये युद्ध हुआ, और युद्ध का जो है उद्देश्य क्या था, लूटपाट के उद्देश्य से। मैंने बता दिया, महमूद गजनी कभी भारत में राजा बनने नहीं आया, कभी वो शासक बनना नहीं चाहता था। वो मेरे प्यारे बच्चों सिर्फ लूटपाट मचाने आता था, पैसा बटूरा और चल दिया। 17 बार आया है, ठीक है। लेकिन सिर्फ ये लुटेरा नहीं था, ये संगीत प्रेमी था, ये इतिहास प्रेमी था, ये जो है साहित्यकारों को शरण देता था। क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान से देखिए। महमूद गजनवी के समय, महमूद गजनी के समय इसका दरबारी इतिहासकार था मेरे प्यारे बच्चों। दरबारी इतिहासकार कौन था, दरबारी इतिहासकार नाम था उतबी। क्या था मेरे प्यारे बच्चों, उतबी। उतबी किसके समय, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार, जो इसका इतिहास लिखता था, उसका नाम था उतबी। इसने किताब लिखी, किताबुल यामिनी। किताबुल यामिनी किसकी पुस्तक है, उतबी की है। क्या नाम है, किताबुल यामिनी। दूसरे नाम से भी जानते हैं तारीखे यामिनी, तारीखे यामिनी। इसको दोनों एक ही है, कहीं कभी एग्जाम में तारीखे यामिनी पूछता है, कभी पूछता है किताबुल यामिनी। आप बता दोगे उतबी की पुस्तक है। और उतबी कौन था, गजनवी का दरबारी इतिहासकार। दो और थे इसके यहाँ, कुतुबी हमने देख लिया, इसकी पुस्तक किताबुल यामिनी अथवा तारीखे यामिनी एक ही बात है। ये इतिहासकार था दरबारी, किसका, गजनवी का मेरे प्यारे बच्चों, किसका, गजनवी का। इससे अलग दो और विद्वान थे इसके पास जो बहुत फेमस थे। वैसे तो कई सारे थे, लेकिन क्वेश्चन जहां से बनता है वही तो बताऊंगा, नहीं तो इतिहास का क्रैश कोर्स तो चल ही रहा है, वो देखो। लेकिन यहाँ तो मैं जीवन आसान करने आया हूं आपका, क्या, जीवन आसान क्रैक नाउ के साथ। तो फिरदौसी, इसको कहा जाता है पूर्व का होमर। क्या कहा जाता है, पूर्व का होमर, ये उपाधि थी इसकी, पूर्व का होमर। किसको कहा जाता है, फिरदौसी को। कई बार पूछा है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह देगा कि पूर्व का होमर किसको कहा जाता है, अथवा पूर्व का होमर की उपाधि किसकी थी, तो फिरदौसी की थी पूर्व का होमर। इसकी पुस्तक कौन सी थी मेरे प्यारे बच्चों, शाहनामा। क्या है इसकी पुस्तक का नाम, शाहनामा। ये पुस्तक याद रखेंगे, किसकी है, शाहनामा, फिरदौसी की। उसके बाद तीसरा महत्वपूर्ण व्यक्ति था, जो अति महत्वपूर्ण है और जो आउट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से आता ही आता है, आउट क्वेश्चन, अल बरूनी। अल बरूनी गजनवी के समय 11वीं सदी में भारत आया था। अल बरूनी किसके समय भारत आया था पूछा जाता है, तो ये गजनवी के साथ आया था। किसके साथ, गजनवी के साथ भारत आया। पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला विद्वान था, इसने भारतीय पुराणों का अध्ययन किया। किसने, अल बरूनी ने। अल बरूनी ने, इसकी पुस्तक थी किताब रेहला। ध्यान रखिएगा, अल बरूनी बहुत फेमस व्यक्ति है। तहकीके इंद, तहकीके हिंद इसकी पुस्तक है, तहकीके हिंद। याद रखिएगा, तहकीके हिंद इसकी पुस्तक है, बहुत महत्वपूर्ण है। तहकीके हिंद, दोनों एक ही बात लिख गई है,
ये पुस्तक कौन सी है? अरबी भाषा में है। इसकी पुस्तक आपने याद रखनी है तहकीके हिंद, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है अलबरूनी की, ये ध्यान रखेंगे। तहकीके हिंद है इसकी पुस्तक और अरबी भाषा में ये लिखी गई है। किसमें? अरबी भाषा में मेरे प्यारे बच्चों। आपसे दो बात पूछेगा अलबरूनी की पुस्तक तो तहकीके हिंद, और इसकी भाषा क्या है तहकीके हिंद की? तो अरबी भाषा है। कौन सी भाषा है? अरबी भाषा है। एक बात और, अगर भूले तो उड़ा दूंगा, उड़ा दूंगा, उड़ा दूंगा, ये बात नहीं भूलनी है। गजनवी जो है, गजनवी जो है, इसके जो सिक्के थे, गजनवी के जो सिक्के थे, ध्यान रखिएगा, उसमें संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के, संस्कृत मुद्रा लेख, कौन से? संस्कृत के मुद्रा लेख थे, चांदी के सिक्के, और दूसरी तरफ अरबी भाषा लिखी हुई थी। एक तरफ संस्कृत, एक तरफ अरबी। तो देख रहे हो किस तरह भारत का और अरब का समामेलन कर दिया इसने सिक्कों पे। तो ध्यान रखिएगा, गजनवी भूलेंगे तो उड़ा दूंगा, याद रखना है। संस्कृत मुद्रा लेख, पहली बार संस्कृत मुद्रा लेख पूछेगा कि किसके सिक्कों पे एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख और दूसरी तरफ अरबी भाषा लिखी रहती थी। तो संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के इसने जारी किए, जिसपे एक तरफ अरबी, दूसरी तरफ संस्कृत थी। महमूद गजनवी के बारे में इतनी बातें याद रखनी है, ठीक है? इतनी बात याद रखी तो जीवन आसान हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब आ जाता है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी से क्या क्या फैक्ट्स बनते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं? मोहम्मद गौरी मेरे प्यारे बच्चों, पूरा नाम था इसका सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। क्या नाम था पूरा? सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी इसका पूरा नाम था। इसका भारत पर पहला आक्रमण याद रखिएगा, इसने पहला आक्रमण किया है मुल्तान पे। कहां किया है? मुल्तान पे। पूछ लेता है मोहम्मद गौरी का भारत पर पहला आक्रमण कहां हुआ? मुल्तान में हुआ मेरे बच्चों, 1175 में। मेरे प्यारे बच्चों, कहां? 1175 में, मुल्तान में, मुल्तान में। और फिर इसके बाद एक और महत्वपूर्ण प्रयास, एक और महत्वपूर्ण काम इसने कर दिया 1178 में, गुजरात पे आक्रमण कर दिया। कहां? गुजरात पे। और ऐसा घसीट के मारा इसको भीम द्वितीय, जिनको कहते हैं मूलराज द्वितीय, उन्होंने ऐसा कूटा इसको, भगा दिया 1178 में, और भूल गया कुछ समय के लिए कि किस तरीके से जो है आक्रमण किया जाता है। ध्यान रखिएगा, पहला आक्रमण मुल्तान पे और दूसरा आक्रमण 1178 में गुजरात पे, और वहां थे राजा मूलराज द्वितीय, जिनको कहते हैं भीम द्वितीय। और भीम तो आप जान रहे हैं ना, भीम ऐसा मारा पटक के कि हार गया गौरी और भाग गया। ध्यान रखिएगा, कब हुआ है? 1178 में मेरे प्यारे बच्चों। कब? 1178। भूल नहीं सकते आप, याद रखना पड़ेगा। फिर इसके तीन महत्वपूर्ण युद्ध बहुत फेमस हैं, तीनों युद्ध याद रखने हैं। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ है? ये डेट, ये क्वेश्चन आउट है, आउट है मेरे प्यारे बच्चों। तराइन के तीनों युद्ध याद होने चाहिए। पहला हुआ 1191 में। कब हुआ? 1191 में पहला, पृथ्वीराज के साथ पराजित। तो तराइन का पहला युद्ध पृथ्वीराज के साथ, उसमें कौन पराजित हुआ? गौरी पराजित हो गया। और पृथ्वीराज ने कहा कि जा धन्नो जा, जी ले अपनी जिंदगी, लेकिन माना नहीं गौरी। हार के कारण जो है अंदर से बहुत क्रोधित हुआ और अंदर ही अंदर जो है जलने लगा, और फिर आया लौट के 1192 में, और इस बार इसने जो है पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। हमारे पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया कि 4 बाण 24 इंच अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर चौहान है, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान पृथ्वीराज रासो। तो ध्यान रखिएगा, 4 बाण 4 बांस 24 इंच अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान, जो मारा तीर कर दिया काना। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पृथ्वीराज से पराजित हुए हैं ये गौरी 1191 में, और 92 में इन्होंने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया। तो 91 में गौरी हारा और 92 में पृथ्वीराज चौहान हार गए। फिर 2 साल बाद गौरी ने जो है 1194 में चंदावर का युद्ध किया, और चंदावर में जयचंद को पराजित किया। वो जयचंद जिसको माना जाता है कि पृथ्वीराज गौरी को हराने में जयचंद का योगदान था। और ये बहुत इतिहास है, जब डिटेल में पढ़ाऊंगा। इनकी बेटी से पृथ्वीराज चौहान ने भागकर शादी की, वो अलग चीज है, इसलिए जयचंद नाराज हो गए थे पृथ्वीराज चौहान से। पर इन्होंने जो है जयचंद ने गौरी का जो है सपोर्ट किया, लेकिन फिर गौरी ने इनको भी हराया 2 साल बाद 1194 में। चंदावर का युद्ध, कौन सा? चंदावर का युद्ध। और बहुत महत्वपूर्ण है ये, बहुत महत्वपूर्ण है ये युद्ध, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। तो चंदावर का युद्ध किस किस के बीच में हुआ, कब हुआ? दोनों पूछता है। 1194 में हुआ, किसके बीच? जयचंद और गौरी के बीच। कौन जीता? गौरी जीत गया। कौन जीत गया? गौरी जीत गया। और बहुत महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है ये, क्योंकि जयचंद पावरफुल था
और अकेले गौरी ने हराया, जबकि पृथ्वीराज चौहान को हराते समय जयचंद का सहयोग था गौरी को, और इस समय किसी का सहयोग नहीं था गौरी को। जयचंद को पराजित कर दिया 1194 में। इसका एक दास था, है ना, ध्यान रखिए, गुरु तो गुरु, चेला और जो है बहुत बड़ा निकला। गुरु जो है गुड़ तो चेला मिश्री, ये वाली बात हुई। इसका एक दास था इसका बख्तियार खिलजी। नाम सुना होगा बख्तियार खिलजी, बहुत जो है राक्षस प्रवृत्ति का ये आदमी। इसने हमारे नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस कर दिया मेरे दोस्तों। इस बख्तियार खिलजी ने 1202 में बिहार पे विजय प्राप्त की, और सोच भी नहीं सकता था, ना गौरी सोच पाया ना गजनवी सोच पाया कि बंगाल और बिहार भी जीता जा सकता है। और इसके दास ने, गौरी के दास बख्तियार खिलजी ने ये जो है सुगम कर दिया कार्य, और इसने 1202 में बिहार पे विजय प्राप्त कर ली और हमारी सारी संपत्ति को जला के राख कर दिया। नालंदा विश्वविद्यालय में इतनी लाइब्रेरी में सब जला गया ये आदमी बख्तियार खिलजी, नाम याद रखिएगा। फिर 1204-5 में इसने बंगाल पर भी आक्रमण कर दिया, और बंगाल पे आक्रमण कर दिया लक्ष्मण सेन यहाँ के शासक थे जब इसने बंगाल पे आक्रमण किया है। कौन थे? लक्ष्मण सेन। सेन वंश का इस समय यहाँ पे जो है शासन चल रहा था, ध्यान रखिएगा। जब इसने बंगाल पे आक्रमण किया, पूछ लेगा कौन शासक थे, तो लक्ष्मण सेन शासक थे मेरे प्यारे बच्चों 1204-5 में। गौरी के समय पे एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछ लेता है, जैसे मैंने पहले बताया, एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख और दूसरी तरफ अरबी, इसकी गजनवी की, वैसे ही गौरी के समय में आपको क्या याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति। क्या? सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति, और उसके साथ साथ दूसरी तरफ कलमा लिखा हुआ था, देख रहे हो? ये सब क्या प्रयास है? ये दिखाने का कि हम भारत के जो हैं सच्चे समर्थक हैं और सच्चे जो हैं भारत के वेल विशर हैं, अच्छा चाहते हैं। तो एक तरफ देवी लक्ष्मी की प्रतिमा को दिखा के जो है जुड़ने का प्रयास हो रहा है, दूसरी तरफ कलमा गुदवाया जा रहा है, और कलमा जो गुदवाया गया वो अरबी भाषा में था। कौन सी में? अरबी भाषा में। पूछ लेता है कि जो कलमा था वो किस भाषा में था मेरे लाल लालियो, तो बता दीजिएगा अरबी भाषा में था। ये हो गया। आज हम लोग देखेंगे मध्यकालीन इतिहास का दूसरा चरण, और इसमें पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत को। दिल्ली सल्तनत से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप इस पोर्शन को नहीं छोड़ के जा सकते मेरे लाल लालियो। और आज हम इसी को देखेंगे, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का सबसे पहले देख लेते हैं समय अवधि, तो 1192 से 1526 तक ये मानी जाती है, और इसमें हम 1192 के समय का पीरियड कल की वीडियो में देख चुके थे। आज उससे आगे हम देखेंगे, और इसमें क्रम पूछ लेता है आपको। दिल्ली सल्तनत का समय तो पूछता ही है, पूछता है वंशों का क्रम क्या है। क्रम है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। अब इसको क्रम में याद रखने के लिए एक ट्रिक है, और ट्रिक क्या है? गुलाब खिला। क्या याद रखेंगे? गुलाब खिला, ठीक है? गुलाब खिला तुम से लो, ठीक है? गुलाब खिला तुमसे लो जी, यानी तुमको देखा तो दिल में गुलाब खिल गया। गुलाब खिला तुमसे लो जी, तुमसे देख के दिल में जो है गुलाब खिल गया, दिल गार्डन गार्डन हो गया। तो गुलाब से हो गया गुलाम, ठीक है? क्या हो गया? गुलाब से गुलाम हो गया, इतना याद रखिए। खिला से खिलजी वंश हो गया, तुम से तुगलक वंश हो गया, सई से सैयद वंश हो गया, और लो से लोधी वंश हो गया। ट्रिक याद रखेंगे, गुलाब खिला तुमसे लो जी, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। चलिए, इतना जीवन आपका आसान हो गया। गुलाब खिला तुमसे लो जी। उसके बाद गुलाम वंश 1206 से 1290, खिलजी वंश 1290 से 1320, तुगलक वंश 1320 से 1414, सैयद वंश 14 से 1451, लोधी वंश 14 से 51 से 1526। ये इनकी समय अवधि है। इसमें एक चीज और पूछता है मेरे लाल लालियो, कि कौन से वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया और कौन से वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया। डेट आपके सामने लिखी हुई है, फिर भी आप चेक करना चाहें तो देखेंगे। जो आपका खिलजी वंश है, इसने 30 वर्ष तक शासन किया है, जो कि सबसे कम है, ठीक है? तो सबसे कम कौन है मेरे प्यारे लाल लालियो? खिलजी वंश सिर्फ 30 वर्ष तक शासन कर पाया, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी आता है, अपने चाचा को मार दिया, खुद भी जो है निपट गया। उसके बाद तुगलक वंश जो है, जिसमें आपको बहुत सारे तुगलक मिलेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक ये सबसे ज्यादा फेमस है, फिरोज शाह तुगलक फेमस है। तो तुगलक वंश में ये 1320 से 1414 तक चला है, जो सबसे अधिक है। ये दो बात याद रखेंगे, सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला वंश दिल्ली सल्तनत पे वो है तुगलक वंश, और सबसे कम में है आपका कौन सा मेरे लाल लालियो? खिलजी वंश। इतनी बात याद रखेंगे। अब बढ़ जाते हैं आगे। हमने देखा
गुलाम वंश सबसे पहले आ रहा है, क्योंकि गुलाब खिला तुमसे लो जी, तो गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश आता है, फिर तुगलक वंश आता है, फिर सैयद वंश और लोधी वंश। तो गुलाम वंश की जो समय अवधि है वो है 1206 से 1290, यानी 84 वर्ष इन्होंने शासन किया। गुलाम वंश का संस्थापक पूछेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आपने संस्थापक बता देना है इसका कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन बता देना है? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये जो है गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और इसने स्थापना की है, इसीलिए इस वंश का नाम पड़ गया गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम वंश क्यों है? क्योंकि ये किसी के गुलाम थे, और गुलाम होने के बाद इन्होंने जो है अपने वंश की स्थापना की कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जिसका अपना शासनकाल रहा 1206 से 1210, यानी 4 साल में ही ये निपट लिया। उसके बाद आएंगे इल्तुतमिश। तो ध्यान रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक संस्थापक है गुलाम वंश का। इसने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। बहुत बार पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, बहुत बार, कि ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण की कि नहीं? नहीं की, इसने नहीं की, क्योंकि गुलाम था, तो इसलिए शासन सत्ता तो चलाते रहा, लेकिन कभी भी इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। राजधानी इसके समय कहां थी मेरे प्यारे बच्चों? लाहौर में थी। इसके समय में राजधानी कहां थी? लाहौर में थी। और इंपॉर्टेंट बात, इस क्योंकि गुलाम वंश जो है कोई वंश तो है नहीं, मैंने आपको बताया। गुलाम वंश क्या है? बेसिकली ये गुलाम थे गौरी के या अन्य तुर्कों के, तो ये भी जो है गुलाम थे, इसलिए इनका गुलाम वंश पड़ गया। लेकिन इनको सही तरीके से कुछ बोला जाएगा तो वो ममलूक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? ममलूक सुल्तान कहलाएंगे, क्योंकि ये सब अलग अलग थे, है ना। सब ये गुलाम वंश कोई एक वंश नहीं चले आ रहा है, ये सब अलग अलग लोग हैं, इनके माता पिता भी अलग हैं। क्योंकि आप देखोगे गुलाम का ये जो हम ऐबक पढ़ रहे हैं, ये अलग गुलाम है। इल्तुतमिश इससे बिल्कुल अलग है, ये आपस में एक दूसरे से ब्लड रिलेशन में नहीं जुड़े हुए हैं, इसलिए गुलाम वंश कहना थोड़ा अनुचित है, लेकिन ये गुलाम रहे इसलिए कह दिया जाता है। वैसे इनको ममलूक सुल्तान भी कहा जाता है, जो गुलाम वंश से संबंधित जितने भी नाम आप पढ़ोगे, ये बात भी ध्यान रखना। असल में क्या, जैसे मुगल वंश पढ़ते हो, तो मुगल तो एक दूसरे की संतानें हैं, वो तो उस क्रम में चले आ रहे हैं, लेकिन गुलामों में वैसा नहीं है। ये सब अलग अलग लोग हैं जो अलग अलग अपनी सत्ता बना रहे हैं और राज कर रहे हैं। चलिए आ जाइए, ऐबक के बारे में हमने कहा कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, राजधानी इसकी लाहौर थी। दूसरी बात ऐबक के बारे में, ये 2 नामों से रहा, क्योंकि इसने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, तो ये अपने आप को या तो मलिक कहता था या सिपह सलार कहता था, सुल्तान नहीं कहता था। किसका? मालिक का, या तो मलिक कहता है, सिपह सलार कहता है, लेकिन खुद को इतना गुलामी के उसमें डूबा हुआ था कि खुद को इसने कभी सुल्तान नहीं कहा। फिर ऐबक के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो ये आपको याद रखने हैं। इसको लाख बख्श कहा जाता है, लाख बख्श की उपाधि दी गई, क्योंकि लाखों को देने वाला था, ये बहुत दान करता था। दूसरी बात, इसको कुरान ख्वां भी कहा जाता है, कुरान ख्वां या कुरान खान भी कह सकते हो। कुरान का पाठ करने वाला ये था, बहुत सुरीली आवाज में कुरान का पाठ करता था कम उम्र से, इसलिए इसको कुरान ख्वां भी कहते हैं। दूसरी बात, कुतुब, अब इसने कुछ निर्माण कराए हैं, जिसमें कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का इसने निर्माण करवाया। आप बताइए मुझे ये कहां पे है? ठीक है, आपके लिए ये क्वेश्चन है, क्योंकि ये पूछे जाते क्वेश्चन है। तो कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया मेरे लाल लालो, ध्यान रखिएगा। 2.5 दिन का झोंपड़ा का निर्माण भी इसी ने कराया है, ये बात भी याद रखेंगे। और जो कुतुब मीनार है उसका निर्माण कार्य भी इसी ने शुरू कराया, जिसे बाद में इल्तुतमिश ने निर्माण करवाया, और उसमें फिरोज शाह तुगलक भी चौथी मस्जिद जो है मंजिल का निर्माण कराते हैं, मरम्मत भी होती है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, उस कुतुबुद्दीन जो कुतुब मीनार है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही उसका निर्माण कार्य शुरू किया। इतना, फिर इसकी जो है मृत्यु हो गई चौगान खेलते हुए, पोलो खेलते हुए। चौगान कहते हैं, पोलो भी कहते हैं आजकल। तो पोलो खेलते हुए या चौगान खेलते हुए किस सुल्तान की मृत्यु हुई? कुतुबुद्दीन ऐबक की। ये बात पूछता है। लाख बख्श कुरान ख्वां, कुतुबुल इस्लाम 2.5 दिन का झोंपड़ा और कुतुब मीनार का निर्माण इसने करवाया। इतनी बात आप इससे याद रखेंगे। इसके बाद आ जाता है इल्तुतमिश, और मैंने कहा इल्तुतमिश जो है वास्तविक संस्थापक कहा गया। इसने क्या काम किया? राजधानी को लाहौर से दिल्ली ले आया। सबसे पहले तो राजधानी को लाहौर से दिल्ली का स्थानांतरण कौन कर रहा है? इल्तुतमिश कर रहा है। और ये जो है खुद को सुल्तान भी कहना शुरू करता है, इसीलिए इसको दिल्ली का पहला सुल्तान भी कहा गया, क्योंकि दिल्ली को, राजधानी को लाहौर से दिल्ली ले आया ये, और इसने खुद को सुल्तान कहलवाना शुरू किया, और खलीफा से अनुमति भी ले ली खुद को सुल्तान कहलवाने की। गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है इसे, क्योंकि देखिए ऐबक गुलाम था गौरी का, और ये गुलाम था
ऐबक का, तो इसलिए गुलाम का गुलाम कहा गया इल्तुतमिश को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सारे जितने मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, और गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, वास्तविक संस्थापक है ये मैंने बता दिया, क्योंकि ये लाहौर से दिल्ली ले आया, खुद को सुल्तान कहलवाना शुरू कर दिया। इलबरी जनजाति का तुर्क है ये, इलबरी जनजाति का तुर्क, ठीक है, तुर्क है ये बेसिकली इल्तुतमिश। सुल्तान के पद की स्वीकृति ले ली इसने खलीफा से कहा कि मैं जो है सुल्तान कहलाऊंगा, और खलीफा तैयार हो गया, खलीफा को खिला पिला दिया होगा इसने। भ्रष्टाचार उस समय भी जोरों पे था। इल्तुतमिश के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं। एकता व्यवस्था की शुरुआत इसने की, बहुत इंपॉर्टेंट है। चहलगानी, ठीक है, अमीर चहलगानी बोलते हैं इसको, ये आपने पढ़ा होगा। चहलगानी प्रारंभ की इल्तुतमिश ने। चंगेज खां का डर इसको सताने लगा। इसके समय में जो तेमुचिन, चंगेज खां का नाम था मंगोलिया का, तो चंगेज खां जो है भाग के आ रहा था इनके यहाँ, और किसी एक व्यक्ति था जिसका नाम था मेरे प्यारे बच्चों मंगबरनी। क्या नाम था? ख्वारिज्म शाह का बेटा था मंगबरनी, और ये जो चंगेज खां है उसके पीछे लगा हुआ था मंगबरनी। और जब भारत में सिंध की तरफ से प्रवेश करने लगा तो इसने कह दिया कि इल्तुतमिश ने कि हम तुम्हारी कोई सहायता नहीं करेंगे, है ना, हम तुम्हारी कोई सहायता नहीं करेंगे। इल्तुतमिश ने मना कर दिया, तो उस वजह से खतरा टल गया। नहीं तो तेमुचिन या चंगेज खां हो सकता है कि इल्तुतमिश पे भी, भारत पे भी आक्रमण कर देता। तब इसे लगा कि जो है अमीर चहलगानी शुरू कर देना चाहिए, तो ये भी इन्होंने किया। शुद्ध अरबी के सिक्के इसने प्रारंभ किए हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो इल्तुतमिश के समय जो है चंगेज खां आया है भारत के बॉर्डर तक, ये बात ध्यान रखिएगा, लौट गया है वो, क्योंकि इल्तुतमिश ने जो है उसकी हेल्प नहीं की, मंगबरनी की, इसलिए। ठीक है, चांदी का टंका इसने चलवाया, चांदी का टंका और तांबे का जीतल। ये पूछ लेता है क्वेश्चन कि चांदी का जो सिक्का था उसको क्या कहते थे, अरबी के सिक्के को, तो उसको कहते थे टंका। चांदी वाले को टंका कहते थे और तांबे वाले को जीतल कहते थे मेरे प्यारे बच्चों। ये बात भी आपको याद रखनी है। इल्तुतमिश के बारे में इतना फैक्ट्स याद रखोगे तो उससे आगे बढ़ते हैं। तो जिस तरीके से इल्तुतमिश ने अपने आप को स्थापित किया, उसी तरह उसकी एक छोटी सी बेटी रजिया सुल्तान, जिसको आप जानते हो रजिया सुल्ताना के नाम से, शासिका बनी दिल्ली की। प्रथम मध्यकालीन भारतीय इतिहास में मुस्लिम शासन की शासिका और एक मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान। मेरे प्यारे दोस्तों, नाम याद रखिएगा इस महिला का। 1236 से 1240 तक शासन किया इसने। बहुत छोटी सी अवधि, सिर्फ 4 साल की अवधि, और सटीक बात कहूं आपसे तो 3 साल 6 महीना 6 दिन की मात्र अवधि तक शासन करने वाली रजिया सुल्तान इतिहास में अपना नाम छोड़ के चली गई। क्यों इतनी बात कर रहा हूं, बताऊंगा आपको। क्या क्या क्वेश्चन बनता है इसके शासनकाल से बनेगा। 1236 से 1240 रजिया सुल्तान का शासनकाल प्यारे बच्चों। इल्तुतमिश की बेटी है, इससे बड़े बेटे थे, नकारा निकले सब। रजिया सुल्तान एक अच्छी शासिका बनी, मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका। याद रखिएगा रजिया सुल्ताना इल्तुतमिश की बेटी थी। अपने ही पिता के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राजतंत्र के शासन का समर्थन करती थी। इसका भी मानना था राजा का संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होना आवश्यक है, ताकि जो है शासन ढंग से चलाया जा सके। ऐबक ने अपने आप को सिपहसालार कहा था, उसने कभी अपने आप को जो है शासक सुल्तान नहीं माना, लेकिन सुल्तान घोषित खुद को किया इल्तुतमिश ने। उसकी बेटी ने भी अपने आप को सुल्तान कहा, सुल्ताना नहीं। सुल्तान कहा अर्थात खुद को पुरुष मानती थी, पुरुष की तरह चलना, पुरुष की तरह कपड़े पहनना, काबा पहनती थी मेरे प्यारे दोस्तों। पुरुषों की तरह वस्त्रों को कहा जाता है काबा। याद रखिएगा, कुर्ता और टोपी, कोट और टोपी, ध्यान रखिएगा। कई बार पूछा गया है कि क्या पहनती थी, तो बता दीजिएगा रजिया सुल्तान पहनती थी कोट और टोपी। क्या पहनती थी? कोट और टोपी, पुरुषों की तरह लिबास पहनती थी। मुस्लिम शासकों को पसंद नहीं आया। ध्यान रखिए मेरे दोस्तों, इतिहास गवाह है। रजिया सुल्तान को देखिए, जब जब महिलाओं ने ऊंचे पदों पर अपना स्थान ग्रहण किया, जब जब महिलाओं ने पुरुषों से ऊपर जाने का प्रयास किया है, पुरुषों को ये बात कतई नहीं पची। जिस रजिया सुल्तान को देखिए, चाहे वर्तमान समय को, महिलाएं ऊपर जाएंगी तो पुरुष येन केन प्रकारेण उनको नीचे खींचने का प्रयास करेगा, उसको गिराने का प्रयास करेगा, उसको नष्ट करने का प्रयास करेगा। उसका मान जो है, उसका जो सम्मान, उसका जो मजबूती है, उसको कमजोर करने की कोशिश करेगा। ये जो पुरुष है रूढ़िवादी पुरुष है। आजाद स्वतंत्र मानसिकता के लोग, आधुनिक मानसिकता के लोग ऐसा नहीं करते। रूढ़िवादी आज भी ऐसा करते हैं प्यारे दोस्तों। रजिया सुल्तान को उसी के तुर्क शासकों ने जो है आपस में
षड्यंत्र करके गिरा दिया उसके शासन को। मात्र 3 साल 6 महीना 6 दिन शासन कर पाई। सत्ता से हटाने में किसी और का नहीं, तुर्कों का ही हाथ था मेरे प्यारे दोस्तों। तुर्कों में कौन? ये लेके आई अल्तुनिया को। अल्तुनिया गवर्नर था बटिंडा का। अल्तुनिया के साथ जो है इन्होंने मिले और अल्तुनिया के साथ मिलके रजिया सुल्तान के खिलाफ विद्रोह करवा दिया। और ये जो है विद्रोह के दौरान और दूसरी चीजों में गतिविधियों में संलग्न रही और बेचारी जो है मारी गई। इनका कहा जाता है एक प्रेमी भी था, उससे हमें याकूत से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन इनका याकूत नाम का एक गुलाम था जो है अस्तबल का देखरेख करता था, उसका प्रभारी था, उसका अधिकारी था और वो इनका प्रेमी था। कहा जाता है कि इसके कारण जो है मुस्लिम इनसे नाराज हो गए। असल में मुस्लिम नाराज थे एक महिला शासिका के नीचे किस तरीके से वो कार्य करें, इस चीज से उनको ज्यादा परेशानी थी उन शासकों को। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। रजिया सुल्तान से सिर्फ इतनी बातें आती हैं, याद रखिए। अगला एक महत्वपूर्ण गुलाम शासक है बलबन, और बलबन से क्वेश्चन बहुत बनता है, इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। 1266 से 1287 तक शासन किया इस बलबन ने मेरे प्यारे लाल लालियो। बलबन से क्वेश्चन बनेगा। इसका पूरा नाम देख लीजिए, गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन। जैसे ही ये जब जो है थोड़े से ऊंचे पद पे पहुंचा तो इसने अपनी बेटी का विवाह सुल्तान नासरुद्दीन से कर दिया मेरे लाल लालियो। कौन से? सुल्तान नासरुद्दीन से। और इसको लाभ क्या हुआ? सुल्तान नासरुद्दीन से ब्याह करने का फायदा इसको क्या मिला? अपनी बेटी को जो है ब्याया इसने सुल्तान नासरुद्दीन से, पुत्री का विवाह किया। बदले में इसको 2 चीजें मिली। क्या क्या 2 चीजें? उपाधि मिली इसको लाल लालियो, उपाधि मिली उलूक खां की। किसकी उपाधि? उलूक खां की उपाधि। और उपाधि से काम थोड़ा ही चलता है, पेट नहीं भरता, तो इसको एक पद भी दिया गया। पद दिया गया नायब ए ममालिकात। क्या? नायब ए ममलिकात। ममलिकात का जो है नायब बना दिया गया बलबन को। ध्यान रखिएगा इसका शासन काल 1266 से 87। गयासुद्दीन बलबन उर्फ उलूक खां, पद इसको मिला था नासरुद्दीन से अपनी बेटी का विवाह करने के बाद, नायब ए ममलिकात। और देखिए इसके बारे में, रक्त और लौह की नीति चलाने वाला शासक, रक्त और लौह की नीति ये प्रदान की बलबन ने। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा रक्त और लौह की नीति किस शासक से संबंधित है? मेरे लाल लालियो बता देना, बलबन से। किससे? बलबन से संबंधित है। इसके बारे में 2 महत्वपूर्ण बातें और हैं। एक है आपकी जिल्ले इलाही। क्या है? जिल्ले इलाही। ये जिल्ले इलाही कहता है शासक को, अपने आप को कहता है जिल्ले इलाही। मतलब जो शासक है, जो राजा है, जो सुल्तान है, वो ईश्वर का प्रतिबिंब है। अर्थात ईश्वर के बाद अगर कोई है तो वो कौन है? वो सुल्तान है। और दूसरी बात कहता है नियामत खुदाई। क्या कहता है? नियामत खुदाई, अर्थात ईश्वर का प्रतिनिधि है। तो ध्यान रखिएगा, ये कहता है जिल्ले इलाही और कहता है नियामत खुदाई। किसको? शासक को, ताकि जनता डरे, जनता सम्मान करे। और यही एक तरीका होता है, जब अच्छे कार्य ना करो, शासन सत्ता को आपको बचाना हो तो खुद को ईश्वर से जोड़ दो, खुद को किसी शक्ति से जोड़ दो। तो इसने कहा कि ईश्वर का प्रतिबिंब है राजा, इसलिए आप उसका सम्मान करिए। नियामत खुदाई है, यानी ईश्वर का प्रतिनिधि है। और जो चीज जुड़ गई ईश्वर से, जो जुड़ गई धर्म से, जो जुड़ गई किसी भी जो है मजहब से, तो फिर लोग जो है उसका सम्मान करना शुरू कर देते हैं। इतिहास हमको यही सिखाता है। इतिहास से हमें बहुत कुछ सीख मिल जाती है। चलिए, इसका एक और महत्वपूर्ण काम है, तुर्गाने चहलगानी को समाप्त किया। और हमने देखा था तुर्गाने चहलगानी इल्तुतमिश ने चलाई थी, उसको समाप्त कौन कर रहा है? बलबन कर रहा है। प्यारे बच्चों, आपसे पूछेगा तुर्गाने चहलगानी की समाप्ति किसने की, तो आपको बता देना है बलबन ने की। ये सारे फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए। जीवन आपका आसान तभी होगा जब सारी बातें याद रखोगे। 2 महत्वपूर्ण बातें, सिजदा और पैबोस इसने शुरू किया। सिजदा और पैबोस। और राजत्व का सिद्धांत, इसका राजत्व का सिद्धांत भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके राजत्व के 2 सिद्धांत थे मेरे प्यारे बच्चों। कितने सिद्धांत? राजत्व के 2 सिद्धांत। राजत्व के 2 सिद्धांत में क्या कहता है ये, कि सुल्तान का पद राजा द्वारा प्रदत्त है। ये हमने पीछे देखा था, हमने कहा था प्रतिबिंब है, तो सुल्तान का पद राजा के द्वारा प्रदत्त है। ये इसका पहला जो है, ये इसका पहला सिद्धांत है। आपसे पूछता है कि बलबन के राजत्व के सिद्धांत बताइए, तो इसका पहला सिद्धांत है सुल्तान का पद जो है वो राजा के द्वारा प्रदान किया गया है ना। सुल्तान का पद राजा द्वारा प्रदत्त है। ठीक है। दूसरी, ये राजा नहीं होगा, ईश्वर होगा। ठीक है, तो ये सुल्तान का पद जो है ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, ये बात ध्यान रखेंगे। और दूसरी बात है, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है।
सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है, यानी अगर सुल्तान पे अंकुश रहेगा तो शासन सत्ता सही नहीं चलेगी। आप ध्यान से देखिए इसकी बात को, ये कह रहा है मेरे प्यारे लाल लालियो कि सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा दिया गया है, अर्थात अब लोग ये मानेंगे कि ईश्वर के द्वारा दिया गया है तो ये सम्मान के योग है, अब इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाएगा, विद्रोह नहीं करेगा, तो सुल्तान का पद ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, पहला इसने कहा। दूसरी बात कही कि सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है ताकि सत्ता जो है ढंग से चलाई जा सके। तो ये दोनों बात याद रखिएगा, राजत्व का सिद्धांत। फिर इसकी एक अब इस चीज को फॉलो करवाने के लिए, क्योंकि सिर्फ आपने कोई बात कह दी तो लोग ऐसे फॉलो तो करेंगे नहीं, तो कुछ आपको बनाना पड़ेगा ताकि लोग आपका सम्मान करें। तो इसने क्या किया, सिजदा एवं पैबोस, सिजदा एवं पैबोस नाम की दो जो है प्रथाएं शुरू की। आपसे पूछ लेता है सिजदा मतलब क्या है, तो सिजदा, सिजदा का मतलब है प्यारे बच्चों भूमि पर लेटकर अभिवादन करना। ये आपसे कई जगह पूछेगा, स्टेट पीसीएस में भी और यूपीएससी में भी पूछता है सिजदा और पैबोस क्या है। तो सिजदा का तात्पर्य है जमीन पे दंडवत लेट जाइए और प्रणाम करिए, तो भूमि पर लेटकर अभिवादन करना सिजदा है। गाना सुनोगे ना, करूं मैं तेरा सिजदा, तो वही है, भूमि पर लेटकर अभिवादन करना। लोगों को समझ ही नहीं आता, लोग समझते हैं ये जो है सिजदा होता है, ये सिजदा नहीं है, सिजदा है भूमि पर लेटकर अभिवादन करना। और पैबोस, पैबोस, पैबोस है सुल्तान के चरणों को चूमना। तो ध्यान रखिएगा, पै से पैर याद रखेंगे, पैसे रख लेंगे पैर याद करने के लिए, है ना। तो सुल्तान के चरणों को चूमना, चरणों को चूमना। मेरे दोस्तों देख रहे हो कैसी प्रथाएं। अब लोग जो किसी आदमी के पैरों में गिर पड़ेगा, उसके पैरों को छू लेगा, चूमेगा होठों से, तो फिर वो उसके खिलाफ विद्रोह का तो सोचेगा ही नहीं ना। तो इसने ऐसे ऐसे जो है दांव पेच लगाए कि लोग जो है भूल गए कि बलबन के खिलाफ विद्रोह भी करना है। तो बहुत जो है राजत्व का सिद्धांत इसने दिया। सुल्तान का पद ईश्वर द्वारा प्रदत्त है और सुल्तान निरंकुश होना आवश्यक है, दो बातें। दूसरी बात, सिजदा और पैबोस की प्रथा का शुभारंभ किया। तो सिजदा मतलब भूमि पर लेटकर अभिवादन करना, है ना, लेट जाना दंडवत, और पैबोस सुल्तान के चरणों को चूमना, पैर, पैबोस से पैर याद रखिएगा, जीवन आसान हो जाएगा। नौरोज, ये नौरोज जो है पारसी त्योहार होता था, इसको मनाना इसने शुरू किया ताकि पारसी समुदाय का यानी दूसरे धर्मों का भी इसको समर्थन मिल सके। तो देख रहे हो किस तरीके का जो है चतुराई भरा ये शासक था इस जो है बलबन। इसके बारे में एक और महत्वपूर्ण बात है, अपनी जो है सुरक्षा के लिए, शासन को मजबूत करने के लिए सैन्य विभाग इसने जो है बनाया, सैन्य विभाग। और दीवाने अर्ज इसका नाम था, क्या नाम था, दीवाने अर्ज, सैन्य विभाग का। तो आपसे पूछता है कि दीवाने अर्ज की स्थापना किसने की या दीवाने विभाग किसने बनाया, तो आपको बताना होगा बलबन ने। और इसका सेनापति कौन था मेरे प्यारे बच्चों, तो दीवाने अर्ज का सेनापति था इमाद उल मुल्क। ध्यान रखिएगा, पूछ लेता है बलबन ने अपना सेनापति किसे नियुक्त किया, तो मेरे लाल लालियो बता दीजिएगा कि भाई इमाद उल मुल्क को किया। किसको, इमाद उल मुल्क को। ध्यान रखिएगा, सैन्य विभाग का नाम था दीवाने अर्ज और दीवाने अर्ज का पहला सेनापति था इमाद उल मुल्क। इंपॉर्टेंट है। और इसके बारे में क्या क्या याद रखना है, इसके समय पे ही आपसे पूछ लेगा किस शासक के समय पे जो है बंगाल में तुगरेल खां का विद्रोह हुआ। तो बंगाल में तुगरेल खां का विद्रोह जो हुआ है वो बलबन के समय हुआ है। किसके समय, बलबन के समय तुगरेल खां का विद्रोह बंगाल में। महत्वपूर्ण है। चलिए आइए इसके बारे में फिर से रिवीजन करते हैं, दो तीन बातें। सबसे पहले राजत्व के दो सिद्धांत हैं। एक तो सिद्धांत है कि जो सुल्तान का पद है वो ईश्वर के द्वारा दिया गया है। दूसरी बात क्या है कि जो सुल्तान है उसका निरंकुश होना आवश्यक है। ये दो महत्वपूर्ण बातें हैं। सैन्य विभाग हो गया, राजत्व के सिद्धांत हो गया, सिजदा और पैबोस। सिजदा मतलब जो है भूमि पर लेटकर अभिवादन करना, पैबोस मतलब जो है सुल्तान के पैरों को चूमना, ये भी किया बलबन ने। जिल्ले इलाही कहा इसने, नियामत खुदाई कहा। जिल्ले इलाही मतलब जो शासक है वो प्रतिबिंब है ईश्वर का, और नियामत खुदाई मतलब प्रतिनिधित्व करता है वो ईश्वर का। तो ये दोनों बातें जो हैं महत्वपूर्ण हैं इसके बारे में, बलबन के बारे में। अगर इतनी चीजें याद रखेंगे तो जीवन आपका आसान हो जाएगा। उसको आज हम शुरू कर रहे हैं खिलजी वंश, जो दूसरा महत्वपूर्ण वंश है भारत में शासन करने वाला। ध्यान रखना है, इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हम पढ़ेंगे तो आप जो है पेपर और पेन लेके बैठ जाइए ताकि जीवन आपका आसान हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं खिलजी वंश। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन एक इससे बनता है इसकी शासन की समयावधि से, कि जो खिलजी वंश है इसका शासन का समय क्या था। तो 1290 से 1320 यानी कुल 30 वर्ष शासन किया है। और एक क्वेश्चन यहां से बनता है प्यारे बच्चों, ऐसा कौन सा जो है वंश था जिसने सबसे कम समय तक दिल्ली सल्तनत के तहत शासन किया। तो सबसे कम वर्ष तक शासन किया है
खिलजी वंश ने। किसने? खिलजी वंश ने सबसे कम वर्ष तक शासन किया जो है आपके खिलजी वंश ने, कुल 30 वर्ष। कितना देख रहे हो यहाँ पे? 30 वर्ष देख रहे हो। बहुत महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, याद रखेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात, खिलजी वंश का संस्थापक कौन है? किसने स्थापना की खिलजी वंश की? तो नाम याद रखिएगा, जलालुद्दीन खिलजी, जो कि चाचा था अलाउद्दीन खिलजी का। और अलाउद्दीन खिलजी कौन? जो वही पद्मावत मूवी वाला वो जो है अलाउद्दीन खिलजी, जो बहुत ही खूंखार दिखाया गया है। और आप इसको याद भी रख सकते हो शक्तिशाली शासक के तौर पे अलाउद्दीन खिलजी। हम इसी की बात करेंगे पूरे वीडियो में, तो ध्यान से देख लीजिए इस चेहरे को और भूलिएगा मत। इधर आप देख पाएंगे पद्मावती, रानी पद्मावती, जो राणा रतन सिंह की धर्मपत्नी थी। तो ये पूरी जो मूवी है पद्मावत इसी के ऊपर है, ये भी आप याद रख सकते हैं। तो जलालुद्दीन खिलजी, खिलजी वंश का संस्थापक, एक क्वेश्चन तो ये बनता है। दूसरा इससे बनता है कि जो जलालुद्दीन खिलजी था या फिर खिलजी वंश जो था वो किस जो है उनकी विचारधारा क्या थी, किस विचारधारा पे शासन किया इन्होंने? तो उदार निरंकुशवाद। किस पे मेरे प्यारे बच्चों? निरंकुशवाद तो था लेकिन उदार था, है ना, उदार था, ध्यान रखना है। तो लिबरल निरंकुशवाद था, ये भी आप ध्यान रखेंगे क्योंकि विचारधारा से क्वेश्चन बन जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और शुरू हो जाता है हमारा खेला अलाउद्दीन खिलजी से। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी से बहुत क्वेश्चन बनते हैं और जो चीजें मैं आपको बताते जाऊं उनको ध्यान से सुनते जाइएगा। अलाउद्दीन खिलजी पहला ऐसा शासक था जिसने धर्म पे राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। यानी इसने कहा कि जो धर्म है, जो इस्लाम के जो वहां पे लोग स्थापित थे धर्म में, और जो शासन को अपने नीचे चला रहे थे उनको सत्ता के नीचे लेके आया। और इसने कहा कि शासन करने वाला बड़ा है, धर्म उसके नीचे होगा। तो धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया, ये महत्वपूर्ण बात है। बहुत क्वेश्चन इससे बनता है कि धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किस शासक ने किया? तो अलाउद्दीन खिलजी। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इसने अपने आप को एक उपाधि दी थी सिकंदर द्वितीय सानी की। किसकी? सिकंदर द्वितीय सानी की। और सिकंदर आप जानते हो अलेक्जेंडर महान या सिकंदर महान, जो पूरे विश्व को विजित किया उसने लगभग, तो उसी के समान इसने खुद को माना और सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि दी। तो पूछ लेता है किस शासक ने ये उपाधि ली सिकंदर द्वितीय सानी की? याद रखेंगे प्यारे बच्चे, अलाउद्दीन खिलजी का नाम। तीसरी महत्वपूर्ण बात क्या याद रखनी है? चित्तौड़ विजय के बारे में, राणा रतन सिंह के बारे में, रानी पद्मिनी के बारे में। चित्तौड़ विजय आप जानते हो बहुत फेमस है, लगातार मूवियां भी बनी है, चर्चा का विषय भी रहता है इस पे। और कहा जाता है कि इसमें बहुत सारा हेर फेर है, फेर बदल है तथ्यों के साथ। लेकिन हमें एग्जाम देना है, हमें विवाद में नहीं जाना। तो चित्तौड़ विजय अलाउद्दीन खिलजी ने की, राणा रतन सिंह जी पे विजय प्राप्त करके, ये बात हमको याद रखनी है। तो तीसरी बात, चौथी बात एक बहुत महत्वपूर्ण है, इसके प्रमुख सेनापति से क्वेश्चन बनता है और उनमें दो सेनापति बहुत महत्वपूर्ण है, एक मलिक काफूर और एक जफर खान। ठीक है, मलिक काफूर भी याद रखिएगा, आगे आपको देखने मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मलिक काफूर। और आप इसको कैसे याद रख पाएंगे? खली भली हो गया है दिल, है ना, उसमें जो नाचते रहता है वो मलिक काफूर ही है। ठीक है, तो ये सब चीजें आप रिलेट करेंगे तो जीवन आसान रहता है। जैसे मैंने अलाउद्दीन खिलजी को आपकी इमेज दिखा दी और अब जीवन आसान हो गया। तो अब खली भली गाना याद रखिएगा, उसमें जो नाचते रहता है वो हिलाए मिश्की, कौन सा गाना है वो, उस पर नाचते रहता है ना वो, तो वो जो नाचता है वो है मलिक काफूर। बहुत ही खूंखार और बहुत ही सक्षम सेनापति मलिक काफूर और जफर खान। जफर खान से एक क्वेश्चन बनता है, ये जो है अलाउद्दीन खिलजी का एक प्रमुख सेनापति था जो मंगोलों से लड़ते हुए मारा गया। और पूछ लेगा आपसे कौन सेनापति मंगोलों से लड़ते हुए मारा गया था? ऑप्शन दिए गए होंगे कई सारे, लेकिन आपको चुनना होगा जफर खान। ठीक है, कौन? जफर खान, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा। चलिए इस स्लाइड से बढ़ जाते हैं आगे और जीवन आसान कर देते हैं आपका, क्योंकि हमने बताया कि धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित कर रहा है अलाउद्दीन खिलजी और बहुत सारे परिवर्तन करेगा ये सत्ता में, है ना। बहुत बड़ा ये सक्षम सेनापति खूंखार जो है राजा था। आपने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देखा है, पढ़ा है, तो ये काफी जो है खूंखार भी था, काफी शक्तिशाली भी था। इसने कुछ परिवर्तन भी किए, वो परिवर्तन मैंने आपको बताया कि इसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया, कुतुब मुकद्दम चौधरियों से उनके अधिकार छीन लिए, लगान वसूलने के, और भी बहुत सारे कार्य इसने किए जिससे लोग इसके प्रति जो है असंतोष की भावना से भर गए और उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया।
तो जब इसके खिलाफ विद्रोह हो रहे थे मेरे प्यारे बच्चों, तो विद्रोह को दबाने के लिए इसने 4 अध्यादेश पारित किए थे। अध्यादेश का मतलब 4 कानून पारित किए थे विद्रोह को दबाने के लिए। जैसे आज के समय में भी जब संसद नहीं चलती तो आर्टिकल 123 यानी 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जो है जारी कर देते हैं 6 महीने के लिए और वो कानून बन जाता है। ठीक उसी तरह अलाउद्दीन खिलजी ने 4 अध्यादेश जारी किए। ये अध्यादेश कौन कौन से थे, ये क्वेश्चन पूछता है। तो पहला अध्यादेश मेरे प्यारे बच्चों इसका था कि उपहार, दान और पेंशन में प्राप्त भूमि इसने वापस ले ली। जिन भी लोगों को उपहार, दान या पेंशन में भूमि दी गई थी उसको वापस ले लिया। ठीक है, पहली चीज की पहला अध्यादेश ये था कि जिन भी लोगों के पास उपहार, दान या पेंशन में प्राप्त भूमि है वो वापस ली जाती है। दूसरा अध्यादेश इसने जारी किया और उसके तहत गुप्तचर विभाग का संगठन बनाया, यानी खुफिया विभाग बना दिया और जो लोग इसके खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं, जो इसके खिलाफ मीटिंग कर रहे हैं, कुछ जो षड्यंत्र रच रहे हैं, उनकी जानकारी प्राप्त हो सके, इसलिए गुप्तचर विभाग बनाया। तीसरा इसने अध्यादेश जारी किया मादक द्रव्यों अर्थात शराब, भांग आदि का जो सेवन है उसके प्रयोग तथा जुआ खेलने पर रोक लगाई। ये किस लिए किया, ताकि इसने जो धर्म के लोगों को नाराज किया था, इस्लामिक लोगों को नाराज किया था, वो खुश हो पाए, क्योंकि इस्लाम में मादक द्रव्यों का प्रयोग और जुआ आदि को वर्जित माना गया है और इसने उनको खुश करने के लिए ऐसा अध्यादेश पारित किया। तो मादक द्रव्यों का प्रयोग तथा जुआ खेलने पे रोक लगाई, ये तीसरा था। चौथा इसका अध्यादेश था सरदारों और अमीरों की दावतों, विवाह संबंधों का जो है प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि दावत के बहाने, विवाह संबंधों के बहाने वो अपनी शक्ति को बढ़ा रहे थे और इसके खिलाफ षड्यंत्र होने की, विद्रोह होने की संभावना बढ़ रही थी। इसलिए इसने जो है सरदार और अमीरों की दावतों पे, उनके विवाह संबंधों पे प्रतिबंध लगा दिया, ताकि ना लोग मिल पाए, ना विद्रोह को जन्म होगा। तो इस तरीके से चारों अध्यादेश याद रखिएगा। उपहारधार पेंशन में प्राप्त भूमि की वापसी, गुप्तचर विभाग का संगठन, तीसरा इसका मादक द्रव्यों और जुआ आदि पर रोक, और चौथा अमीरों और सरदारों की दावतों और शादी पर प्रतिबंध। ये 4 अध्यादेश महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ विद्रोह को दबाने के लिए इसने अपनी सेना को मजबूत किया और सेना को नगद वेतन देना शुरू कर दिया। पहला कोई जो शासक है जो सेना को नगद वेतन दे रहा है, ये बात महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जितनी भी चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है। तो विद्रोह को दबाने के लिए अध्यादेश पारित कर दिए गए, वो काफी नहीं होता, सेना को भी मजबूत करना पड़ेगा, लड़ाई लड़ने का समय आ जाए तो क्या हो। तो नगद वेतन इसने देना शुरू किया। अब नगद वेतन देने के लिए पैसे की आवश्यकता थी, तो इसने बाजार सुधार किए। वो बाजार सुधार क्या है, बाजार नियंत्रण प्रणाली को इसने शुरू किया, वो हम देखेंगे। तो बाजार सुधार किए, जिससे क्या हुआ, कीमतें कम हो गई चीजों की, सैनिकों के लिए भी और नॉर्मल जो साधारण लोग थे उनके लिए भी। इसीलिए कहा जा रहा है निरंकुश उदारवाद, जो उदारवाद जो है उदारवादी निरंकुशवाद का इन्होंने शुरुआत की। तो ये एक तरीका, ये भी एक था, कीमतों को कम करना भी इसके तहत था। चलिए अगला महत्वपूर्ण देखते हैं। मैंने कहा था 2 सेनापति, उसमें एक मैंने जफर खान बताया जो मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मारा गया। दूसरा महत्वपूर्ण सेनापति है काफूर, जिसको मलिक काफूर है ना, हिलायर मिस्की। वो गाना कौन सा है मुझे बताइएगा कमेंट करके, मुझे गाने कम आते हैं। ठीक है, चलिए काफूर। तो काफूर क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसको गुजरात विजय में अलाउद्दीन ने खरीदा था। गुजरात विजय की अलाउद्दीन ने, और उसमें मलिक काफूर को खरीदा 1000 दीनार में। कितने में, 1000 दीनार में इसको खरीदा था। और चूंकि इसको 1000 दीनार में खरीदा, इसका नाम भी हो गया था 1000 दिनारी। आपसे पूछ लेगा ये क्वेश्चन, 1000 दिनारी किसको कहा जाता था, तो मलिक काफूर को मेरे प्यारे बच्चे। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है। ठीक है, और मलिक काफूर के 2 अभियान बहुत महत्वपूर्ण हैं और ये अभियानों को आप याद रखिएगा, जो हैं देवगिरी के अभियान। ठीक है, देवगिरी में 2 अभियान इसने किए, एक रामचंद्र देव के समय और 2 किए शंकर देव के समय। रामचंद्र देव के बेटे ही थे शंकर देव। अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र देव को पराजित किया था युद्ध में और इनके साथ संधि की थी। इन्होंने कहा था हम आपको समय समय पे जो है लगान भेजते रहेंगे, रुपया भेजते रहेंगे, लेकिन रामचंद्र देव ने 1306 के आसपास ऐसा शंकर देव ने करना बंद कर दिया और रामचंद्र देव ने भी ऐसा किया था। तो मलिक काफूर गया और रामचंद्र देव को पराजित किया 1296 में। फिर 1306 में शंकर देव ने लगान देना बंद किया, जो कि उनके बेटे थे। तो शंकर देव को 1306 में और 1307 में और 1312 में फिर पराजित किया है काफूर ने। तो ये ध्यान रखिएगा, देवगिरी से क्वेश्चन बन जाता है कि जब मलिक काफूर ने देवगिरी का जो है अभियान किया तो उस समय वहां के शासक कौन थे।
तो रामचंद्र देव थे और शंकर देव थे। रामचंद्र देव पिता थे, उनके बेटे थे शंकर देव। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। बाकी इसमें डिटेल में हम जाएंगे, रामचंद्र देव की मृत्यु होती है, शंकर देव नाराज हो जाते हैं, युद्ध होता है, ये सब चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो हम सिर्फ देख रहे हैं जो है धमाका, और धमाका का काम है धमाका ही करना। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण देखते हैं अलाउद्दीन के बारे में और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो अलाउद्दीन के बारे में ध्यान रखना, भूमि की पैमाइश से लगान वसूलने वाला पहला शासक है जिसने भूमि की पैमाइश कराई, भूमि की मापतौल कराई और उसके आधार पे लगान वसूलना शुरू किया अलाउद्दीन ने। एक और महत्वपूर्ण बात अलाउद्दीन के बारे में ला लियो, भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व प्राप्त करना शुरू किया, यानी जितनी भूमि की आय होगी, जितना भूमि से इनकम हो रहा है, उस वास्तविक आय पे ही राजस्व वसूला जाएगा। ये महत्वपूर्ण कदम है। तो भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व वसूलने वाला शासक भी है अलाउद्दीन, और भूमि की पैमाइश पर लगान लगाने वाला भी शासक है अलाउद्दीन। ठीक है, उसके बाद इसने एक बहुत अच्छा काम किया, दीवाने मुस्तखराज बनाया। क्योंकि इसने क्या किया है, भूमि की वास्तविक आय पे राजस्व ले रहा है, भूमि की जो है पैमाइश करा रहा है, तो इसको लगान के लिए जो है लगान के लिए अलग से एक व्यवस्था करनी पड़ी, एक इसको अलग से जो है एक पद बनाना पड़ा, एक दीवान ए मुस्तखराज इसने स्थापित किया। ये ध्यान रखिएगा, विभाग है ये। ठीक है, दीवान ए मुस्तखराज नाम का एक विभाग जो लगान से संबंधित था, लगान वसूलने का कार्य करता था। इसमें एक क्वेश्चन बन जाता है, लगान व्यवस्था क्या पूरे राज्य में लागू थी? तो नहीं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जो अलाउद्दीन खिलजी के समय लगान व्यवस्था है, ये पूरे राज्य में लागू नहीं थी। ये क्वेश्चन यूपी पीएससी में पूछा जा चुका है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने मुस्तखराज विभाग बनाया जो लगान से संबंधित था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है ना। दीवाने मुस्तखराज लगान की वसूली के लिए, और लगान पूरे राज्य में लागू नहीं था, स्पेशल लोगों पे, स्पेशल भागों में ही लागू था, ये ध्यान रखना है। चलिए, नया धर्म चलाना चाहता था अलाउद्दीन, जो कि हो नहीं सका। दो लोगों को बुखार चढ़ा नया धर्म चलाने का, अकबर को और अलाउद्दीन खिलजी को। तो अलाउद्दीन खिलजी पहले सोच चुके थे, अकबर तो चला भी चुके थे, 7 लोगों ने उसको माना भी था उनके धर्म को। जब हम मुगल काल में आएंगे तो वहां ये देखेंगे। ठीक है, तो अलाउद्दीन नया धर्म चलाना चाहता था। इसने एक और महत्वपूर्ण काम किया, खुद मुकद्दम और चौधरी से लगान वसूलने का अधिकार छीन लिया, क्योंकि दीवाने मुस्तखराज नाम का विभाग बना दिया। और खुद मुकद्दम चौधरी, आप आज भी वेस्टर्न यूपी में, ईस्टर्न यूपी में जाओगे या इन नॉर्थ इंडिया के क्षेत्रों में जाओगे तो वहां आपको दिख जाएगा कि मुकद्दम, चौधरी, ये नाम मिल जाएंगे, सरनेम है ना। खुद भी इन्हीं में से एक होता था। तो ये सरनेम नहीं हुआ करते थे, उस समय पद हुआ करता था, खुद मुकद्दम चौधरी। और ये लगान वसूलने का काम करते थे अपने समय पे, अपने गांव के लोगों से, अपने क्षेत्र के लोगों से। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने इनके लगान वसूलने का अधिकार छीन लिया और दीवाने मुस्तखराज नाम का विभाग बना दिया जो अब लगान वसूलता है। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। नया धर्म कौन चलाना चाहता था? तो अलाउद्दीन। ये भी एक फैक्ट है अलग से, इसको भी याद रख सकते हैं। अगला महत्वपूर्ण अलाउद्दीन के बारे में हमने बताया आपको, इसने एक विभाग बनाया दीवाने मुस्तखराज। ठीक है, मुस्तखराज के बारे में ध्यान रखना है। उसके साथ साथ उपज का 50% कर इसने निश्चित किया। ध्यान रखिएगा, जितनी उपज थी उसका 50% इसने कर निश्चित कर दिया था कि जितनी उपज है 50% उसका टैक्स लगेगा। बहुत महत्वपूर्ण है। और इसको किस रूप में लिया जाता था? खराज के रूप में। किसके रूप में? खराज के रूप में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। खराज क्या है? तो ये कर है। ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा कि खराज क्या है, तो ये कर है मेरे प्यारे बच्चों, टैक्स है। ठीक है, खराज क्या है? टैक्स है। अगर आपने ये जितने फैक्ट्स मैं बता रहा हूं इतने आपने याद कर लिए तो जीवन आसान है आपका। ठीक है, चलिए, इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली एक स्थापित की, ये भी आपको याद रखना है, बाजार नियंत्रण प्रणाली। ठीक है, बाजार नियंत्रण प्रणाली। और मलिक कबूल जो है इसका अध्यक्ष बनाया गया बाजार नियंत्रण प्रणाली का, जिसको सहना कहा गया था, मंडी ए सहना। ठीक है, मंडी ए सहना ये पद था। बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरू की अलाउद्दीन खिलजी ने, और मलिक कबूल को जो है इसका अध्यक्ष निर्धारित किया, जो कहलाता था मंडी ए सहना। आगे देखेंगे उसको। एक और इसका महत्वपूर्ण काम है, भूमि की वापसी की ली इसने, है ना। इसने खुद मुकद्दम चौधरी से उनके लगान का अधिकार छीना, भूमि भी वापस लेना इसने शुरू किया। हमने पहले भी देखा भूमि वापस ली गई थी, और यहां भी देख रहे हैं जो लगान नगद पेंशन के तौर पे, है ना, पेंशन के तौर पे, उपहार के तौर पे, दान के तौर पे जो भूमि दी गई थी उसको भी वापस लिया। साथ ही साथ मिल्क और वक्फ, इनको मिल्क और वक्फ कहा जाता था, ये भी ध्यान रखिएगा। तो जो भूमि
मेरे प्यारे बच्चों इनाम के तौर पे या पेंशन के तौर पे या इंदिरात के तौर पे दी जाती थी, वो मिल्क कहलाती थी। आपसे पूछ लेगा मिल्क क्या है या मिल्क किस प्रकार की भूमि थी, तो वो भूमि जो राज्य के द्वारा किसी व्यक्ति को इनाम के रूप में, पेंशन के रूप में या इंदिरात के रूप में दी गई, वो कहलाई मिल्क भूमि। और वक्फ क्या है? वक्फ, आप भी आज भी वक्फ बोर्ड सुनते होंगे, तो वक्फ क्या है? धर्मार्थ प्राप्त भूमि, यानी धर्म के प्रोत्साहन के लिए दी गई भूमि कहलाती थी वक्फ। ठीक है, तो इन दोनों ही प्रकार की भूमियों को, मिल्क और वक्फ को वापस लेना शुरू कर दिया अलाउद्दीन खिलजी ने, है ना। इससे क्या हुआ, हमने देखा कि खालिसा भूमि बढ़ेगी, है ना। तो यह खालिसा भूमि बढ़ेगी क्योंकि ये भूमि अगर वापस ले रहा है तो भूमि बढ़ जाएगी राज्य के पास, और ऐसी भूमि कहलाई खालिसा भूमि। प्यारे बच्चों, तो आपसे पूछेगा कौन शासक के समय जो है खालिसा भूमि बढ़ गई थी, तो आप बता देंगे अलाउद्दीन खिलजी के समय, क्योंकि ये इनाम, दान, पेंशन, उपहार में दी गई भूमि को वापस ले रहा है, धर्म के तौर पे दी गई भूमि को भी वापस ले रहा है। तो वक्फ कहलाया धर्म को प्राप्त भूमि और मिल्क कहलाया राज्य द्वारा प्रदत्त इनाम में दी गई भूमि। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। महत्वपूर्ण तो मैंने आपको बताया, इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली को शुरू किया जो कहलाया सहनाए मंडी। क्या कहलाया प्यारे बच्चों? सहनाए मंडी। तो ये भी आपसे पूछ सकता है सहनाए मंडी क्या है, तो आपने बताना पड़ेगा बाजार नियंत्रण प्रणाली है जिसका अध्यक्ष सहनाए मंडी कहलाता है। और ये कौन था? तो ये था मलिक कबूल। कौन था? मलिक कबूल था मेरे प्यारे बच्चों, नाम याद रखना है। ये इतना जबरदस्त फैक्ट्स हैं, आपको हर एग्जाम में सीधे सीधे मिलता है। ठीक है, तो इसको आप भूल नहीं सकते। इस वीडियो को 2 बार देख लेना, पसंद आई हो तो शेयर जरूर कर देना प्यारे बच्चों, हम आपके शेयर के ही भूखे हैं, तो इतना तो आप कर ही सकते हो। चलिए, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में 2 महत्वपूर्ण बातें और, इसने 2 टैक्स लगाए थे, एक था घरी कर, एक था चराई कर। ठीक है, तो घरी कर क्या है पूछ लेता है। घरी कर वो कर था जो घरों और झोपड़ियों पर लगाया जाता था। घरी कर, घरी कर समझ रहे हो, घरी घरी है ना, घरी जो घरों पे लगाया जाता था या झोपड़ियों पर लगाया जाता था वो टैक्स था। चराई कर वो था जो दुधारू पशुओं की चराई पर किया जाने वाला टैक्स था, तो दुधारू पशुओं पर लगने वाला कर कहलाता था चराई कर। ठीक है, इसकी एक और महत्वपूर्ण विशेषता है, सबसे पहले पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिंग सिस्टम, क्या? पीडीएस या सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत की अलाउद्दीन खिलजी ने। बहुत महत्वपूर्ण बात है, हम इसको तुगलक वंश में भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले पीडीएस शुरू कर रहा है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू कर रहा है अलाउद्दीन। तो अलाउद्दीन खिलजी सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू करने वाला पहला शासक है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। ठीक है, आप इसको पीवाईक्यू में जाके देख लो, हर किसी एग्जाम को उठा के सब जगह ये मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज है तुगलक वंश, जिसकी समयावधि है 1320 से 1414 तक। संस्थापक हैं इसके गाजी मलिक या फिर गयासुद्दीन तुगलक। सो क्वेश्चन बनता है यहां से कि तुगलक वंश की स्थापना किसने की? तो गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। गयासुद्दीन तुगलक का नाम याद रखेंगे, इनको गाजी मलिक भी कहा जाता है, ये नाम भी आपने याद रखना होगा। तुगलक वंश से एक क्वेश्चन और है जो बहुत महत्वपूर्ण बनता है, वो है सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला वंश है। सबसे लंबे समय तक, ध्यान रखेंगे, सबसे लंबे समय तक अगर किसी वंश ने शासन किया है तो वो है तुगलक वंश। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो दिल्ली सल्तनत में लंबे समय तक शासन किया सबसे, तो वो तुगलक वंश ने किया है। और हमने देखा सबसे कम समय तक शासन किया खिलजी वंश ने मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए इतनी बात याद रखेंगे तो जीवन आसान रहेगा। उसके बाद तुगलक वंश में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है मोहम्मद बिन तुगलक, यानी एमबीटी। मोहम्मद बिन तुगलक को एमबीटी भी पढ़ते हैं लोग शॉर्ट फॉर्म में। एम हो जाता है मोहम्मद, बिन हो जाता है बी, तुगलक हो जाता है टी। तो एमबीटी या मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में ध्यान रखिएगा, कुछ फैक्ट्स जो आपसे सीधे सीधे पूछेगा। सबसे पहले सर्वाधिक विद्वान या शिक्षित, सबसे ज्यादा जितने भी सुल्तान हुए, जितने भी शहंशाह हुए, सबसे ज्यादा विद्वान कोई उनमें था तो मोहम्मद बिन तुगलक था, सबसे ज्यादा शिक्षित था। और लेकिन उसके बावजूद भी इसके किए गए कार्यों, किए गए प्रयोगों के कारण इसको कहा जाता है बुद्धिमान मूर्ख, क्योंकि पढ़ा लिखा तो था लेकिन उसके साथ साथ इसके कार्य कुछ ऐसे रहे जिसके कारण इसको मूर्ख कहा गया। तो आपसे पूछ लेगा कौन सा ऐसा जो है सुल्तान था जिसको बुद्धिमान मूर्ख कहा गया, तो मोहम्मद बिन तुगलक को। सर्वाधिक विद्वान है लेकिन उसके बाद भी मूर्ख है, तो इसको कहा गया बुद्धिमान मूर्ख। इसके अब कार्य देख लेते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, जहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं मेरे लाल लालियो।
मोहम्मद बिन तुगलक से एक क्वेश्चन बनता है, दीवाने अमीर कोही या दीवाने कोही किसने बनवाया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने अमीर कोही, ठीक है, अमीर कोही विभाग की स्थापना की, जो कि कृषि विभाग था। क्या था मेरे प्यारे बच्चों? कृषि विभाग है अमीर कोही। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अमीर कोही नाम का एक विभाग बनाया जो कृषि विभाग था। क्या था? कृषि विभाग था। क्वेश्चन यहाँ से बनता है प्रशासन से। हम अलग से भी जो है प्रशासन पढ़ेंगे, पूरे सल्तनत काल का किसने क्या कराया है, वो इकट्ठा एक जगह होगा, बट अभी हम जो है इंडिविजुअल भी पढ़ रहे हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक का दीवाने अमीर कोही कृषि विभाग इसने बनाया। आ जाइए आगे, एक और इसका महत्वपूर्ण कार्य जो चर्चा में है, इसने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले गया। दौलताबाद को देवगिरी के नाम से भी जानते हैं, और देवगिरी को एक और नाम से जानते हैं, कुब्बतुल इस्लाम। ठीक है, तो आपने देखा कि इल्तुतमिश किस तरीके से राजधानी को दिल्ली ले आया था लाहौर से, और दिल्ली से राजधानी ले गया दौलताबाद कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक दौलताबाद या फिर देवगिरी, और देवगिरी को माना जाता है कुब्बतुल इस्लाम भी कहा गया है। ध्यान रखिएगा, इसके पीछे बहुत सारे कारण थे राजधानी परिवर्तन के पीछे, बट वो हम डिटेल क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ फैक्ट्स कवर करते हैं, तो यहाँ हम नहीं देखेंगे उन सब चीजों को। 5 मुख्य योजनाएं बहुत फेमस हैं मोहम्मद बिन तुगलक की, जिसके कारण इसको कहा जाता रहा जो है बुद्धिमान मूर्ख। कौन सी 5 योजनाएं हैं? 5 मुख्य योजनाओं में 2 आब में कर वृद्धि कर दी है ना, 2 आब में कर वृद्धि की जिस समय अकाल पड़ रहा था। सबसे पहली 5 मुख्य योजनाएं, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से बनेगा मेरे लाल लालियो। तो 2 आब में कर वृद्धि, पहली है 2 आब में कर वृद्धि। दूसरी है देवगिरी को राजधानी बनाना। हमने अभी देखा कि राजधानी को दिल्ली से देवगिरी यानी दौलताबाद ले गया था, ये दूसरी योजना थी। तीसरी थी सांकेतिक मुद्रा जारी करना, यानी टोकन मनी इसने जारी की, टोकन करेंसी इसने जारी की, और चांदी के सिक्कों की जगह तांबे के कांसे के मिश्रित सिक्के जारी करना शुरू किया, जो कि बहुत गलत योजना बन गई थी। खुरासान पर आक्रमण, खुरासान पर आक्रमण किया और कराचिल की ओर अभियान किया। तो ये इसके 5 मुख्य योजनाएं हैं जहां से क्वेश्चन बनता है। ध्यान रखिएगा, एमबीटी की ये 5 योजनाएं, 2 आब में कर वृद्धि, देवगिरी को राजधानी बनाना, सांकेतिक मुद्रा जारी करना, खुरासान पर आक्रमण और कराचिल की ओर अभियान, ये सब इसकी योजनाएं उल्टी पड़ गई थी। जब इसने 2 आब में कर वृद्धि की, वहां अकाल पड़ गया, तो लोगों में असंतोष व्याप्त हो गया। देवगिरी को राजधानी बनाया, वहां लेके गया राजधानी बनाने के लिए लोगों को दिल्ली से। आधे लोग तो गर्मी में जाते जाते ही भूखों प्यास से मर गए। फिर उधर वहां गया, वहां रहने के कुछ समय बाद इसे समझ आया कि विद्रोह होने लगे हैं और ये वहां से राजधानी नहीं चला सकता। वापस दिल्ली लेके आया राजधानी को, आते हुए कुछ लोग मर गए, कुछ वहीं रह गए। तो ये इसके 2 बहुत खतरनाक अभियान, जो मुख्य योजनाएं भले के लिए थी लेकिन उल्टी पड़ गई, किस्मत का जो है मारा था बेचारा। सांकेतिक मुद्रा जारी की इसने, क्योंकि चांदी की कमी हो गई थी उस समय, तो जो है पूरे विश्व में, तो इसने सांकेतिक मुद्रा जारी शुरू करना किया। लेकिन जैसे ही इसने सांकेतिक मुद्रा जारी की, लोगों ने घर घर में जो है मुद्राएं बनाना शुरू कर दिया, टकसाल खुल गई प्रत्येक घर में। तो उससे क्या हुआ कि जो मुद्राएं ये बना रहा था, लोगों ने घर में बनाना शुरू किया, मुद्रा का भंडार लग गया, तो दिक्कत हो गई थी। खुरासान पर आक्रमण किया जो उल्टा पड़ गया, कराचिल की ओर अभियान किया, मौसम गलत था और उसमें इसके सारे सैनिकों की मृत्यु हो गई। तो 5 मुख्य योजनाएं जो फेल हो गई थी मोहम्मद बिन तुगलक की, जिसलिए इसे पढ़ा लिखा मूर्ख कहा गया। दीनार, सोने के सिक्के चलाए इसने, सोने के सिक्के जारी किए जिसको दीनार कहा गया। ध्यान रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने दीनारों को जारी किया, जिन सोने के सिक्के दीनार कहलाए। ये पूछ लेगा दीनार क्या थी, तो सोने के सिक्के थे मेरे लाल लालियों, ध्यान रखना है। पहला ऐसा जो है सुल्तान है जो हिंदुओं के त्योहारों में भाग ले रहा है, पहला सुल्तान, ध्यान रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान है दिल्ली सल्तनत का जिसने हिंदुओं के त्योहारों में भी भाग लिया बढ़ चढ़ के, और होली में इसने भाग लिया, होली में पार्टिसिपेट किया। ध्यान रखेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक बहुत महत्वपूर्ण शासक, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। और देखिए मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, इसके समय में एक यात्री आया मोरक्को का, जिससे क्वेश्चन बहुत बार बनेगा, इब्न बतूता। क्या नाम है इसका मेरे प्यारे बच्चों? इब्न बतूता नाम है, इब्न बतूता। मोरक्को का यात्री था ये, मोरक्को का यात्री, और ये आया मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, है ना, यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया, दिल्ली आया, और किताब उल रेहला इसकी रचना है। ठीक है, किताब उल रेहला इसकी रचना है।
और इसको पहले तो मोहम्मद बिन तुगलक ने काजी नियुक्त किया और बाद में इसको चीन में सुल्तान का राजदूत बना के भेजा। तो ध्यान रखिएगा, चीन में सुल्तान का राजदूत यानी मोहम्मद बिन तुगलक का राजदूत चीन में कौन था? इब्न बतूता था। इब्न बतूता मोरक्को का यात्री है ना। इसकी पुस्तक है बहुत फेमस, किताब उल रेहला। क्या पुस्तक का नाम है? किताब उल रेहला। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का इसमें वर्णन है कि सल्तनत काल में डाक व्यवस्था प्रचलित थी। ये किस किताब में दिया गया है? किताब उल रेहला में। ये किसकी किताब है? इब्न बतूता की। इब्न बतूता किसके समय भारत में आया? मोहम्मद बिन तुगलक के। मोहम्मद बिन तुगलक ने उसको अपना काजी नियुक्त किया और बाद में अपना राजदूत बना के चीन भेजा। इतनी बात याद रखेंगे। फिर मोहम्मद बिन तुगलक एक विद्रोह को दबाने गुजरात से जब जो है भ्रमण कर रहा था, गुजरात से प्रस्थान कर रहा था और सिंध की ओर जा रहा था दुश्मन को मारने, रास्ते में ही इसकी मृत्यु हो गई। और जब इसकी मृत्यु हुई मोहम्मद बिन तुगलक की, तो बदायूनी ने कहा कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। क्या कहा बदायूं ने? कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। मोहम्मद बिन तुगलक मर गया क्योंकि ये जब तक रहा, पढ़ा लिखा था, प्रयोग करते रहा, प्रयोग गड़बड़ होते रहे, प्रजा को परेशानी होती रही और स्वयं इसको भी दिक्कतें होती रही प्रजा के कारण। तो इसके बारे में कहा गया कि जब ये मर गया तो प्रजा को इससे और इसको प्रजा से मुक्ति मिल गई। ये कथन कहा बदायूनी ने। और ये पूछ लेता है सीधे सीधे कि एमबीटी के बारे में यानी मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में ये कथन किसका है? तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में ये कथन है बदायूनी का। अब आ जाओ फिरोज शाह तुगलक पे। फिरोज शाह तुगलक जो है इसका मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था, है ना। फिरोज शाह तुगलक बहुत जो है मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई है और ये सत्ता में आया और इसके बारे में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। बहुत शानदार शासक और बहुत इसने निर्माण कार्य और बहुत सारे कार्य कराए। फिरोज शाह तुगलक ये गुलामों का शौकीन था, इसे गुलाम रखना पसंद था, तो इसने एक अलग से गुलाम विभाग बनाया हुआ था, गुलामों का विभाग, जिसको कहते थे दीवाने बंदगान। मेरे प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं? दीवाने बंदगान कहते हैं। क्या कहते हैं? दीवाने बंदगान। दीवाने बंदगान क्या है? गुलामों का विभाग है, क्योंकि गुलामों का शौकीन था फिरोज शाह तुगलक। पहली बात। दूसरी बात, राज्य के खर्च पर हज भेजने वाला, अपने यहाँ के निवासियों को राज्य के खर्च पर हज भेजने का, जो आज भी चलता है, हज की यात्रा राज्य के खर्च पे कराई जाती है, ये उस समय फिरोज शाह तुगलक करा रहा था अपने यहाँ के नागरिकों को राज्य के खर्च पर हज। इसने दीवाने खैरात खोला हुआ था। ध्यान रखिएगा कितने सारे विभाग हैं। दीवाने खैरात, और इससे क्या होता था? आर्थिक मदद करता था ये, गरीबों की, वंचितों की, महिलाओं की, अल्पसंख्यकों की, मुस्लिमों की मदद करता था, उनको जो है ये दान देता था। तो इसका नाम रखा गया विभाग का दीवाने खैरात। ठीक है, दीवाने खैरात याद रखेंगे। फिर दारुल सफा, दारुल सफा याद रखेंगे। दारुल सफा ये एक खैराती अस्पताल था जहां पे निशुल्क चिकित्सा सुविधाएं मिलती थी। प्यारे बच्चों, दारुल सफा खैराती अस्पताल है, मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती थी। रोजगार दफ्तर बनवाए हुए थे इसने, ताकि बेरोजगार युवकों को रोजगार मिल सके, है ना। तो आप लोगों को फिरोज शाह तुगलक के समय पे जो है जन्म लेना चाहिए था। देखिए कितने कितने जो है इसके विभाग हैं। दारुल सफा नाम का खैराती अस्पताल, रोजगार दफ्तर, दीवाने खैरात जहां पे लोगों को दान दिया जाता था, जरूरतमंदों को, राज्य के खर्च पे हज का भी इंतजाम था। दीवाने बंदगान था जहां गुलामों का जो है शौकीन था ये, और गुलामों का एक विभाग था दीवाने बंदगान। फिरोज शाह तुगलक एक ऐसा शासक जिसने सिंचाई पर भी कर लगा दिया, सिंचाई कर लगाया, और उसका नाम था हक ए शर्ब। क्या नाम था? हक ए शर्ब। शर्ब माने सिंचाई समझिए, फसल, है ना। सर्ब, हक ए सर्ब, तो सर्ब पे हक क्या है? खर्च है, कर है, सिंचाई कर। और ये कितना था? तो 1/10 था। मेरे प्यारे बच्चों, ये पूछ लिया गया क्वेश्चन है, हके सर्ब क्या था? तो हके सर्ब सिंचाई कर था, जो फिरोज शाह तुगलक ने अपनी जनता पे लगाया था, किसानों पे सिंचाई कर 1/10 ये कुल जो है लगता था हके सर्ब। इतनी बात आपको फिरोज शाह तुगलक से याद रखेंगे। साथ ही साथ याद रखेंगे कि इसका जो है बागवानी का इतना ज्यादा शौक था कि 1200 बाग अपने जो है जीवन काल में इसने लगवाए फिरोज शाह तुगलक ने। कौन है ये? मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई है। तो इसने मोहम्मद बिन तुगलक के लिए भी
जौनपुर नगर की स्थापना की थी। जौनपुर, 5 इसने शहर बनाए। इसने कम से कम जो है 300 नगरों की स्थापना की थी। कितने? 300 नगरों की स्थापना। उसमें 5 शहर प्रमुख हैं। जौनपुर, जो जौना खां के नाम पे पड़ा है, जौनपुर, मोहम्मद बिन तुगलक का नाम जौना खां था, ठीक है, तो उसके नाम पे जौनपुर पड़ा। इसका नाम जौना खां की याद में, अपने भाई जौना खां की याद में इसने बनवाया था जौनपुर शहर। ध्यान रखिएगा, आज का उत्तर प्रदेश का जौनपुर, ठीक है। फिरोजाबाद, कांच की चूड़ियां, ये भी फिरोज शाह तुगलक ने अपने नाम पे। हिसार, फतेहाबाद और फिरोजपुर, ये 5 शहर नाम याद रखिएगा। जौनपुर, फिरोजाबाद, हिसार, फतेहाबाद, फिरोजपुर, ये बनवाए फिरोज शाह तुगलक ने। अनुवाद विभाग था इसका एक, ठीक है, तो ये अनुवाद विभाग भी बनाया हुआ था। देख रहे हो कितने विभाग हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पीडब्ल्यूडी विभाग है ना, पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट, जो आज चलते हैं, इसने उस समय लोक निर्माण विभाग, है ना, लोक निर्माण विभाग उस समय बनवाया हुआ था फिरोज शाह तुगलक ने, पीडब्ल्यूडी विभाग, जिसके तहत नहरें बनाई गई। 5 बहुत बड़ी बड़ी नहरें इसने बनाई और उसके अतिरिक्त 300 नगर बनाए। 300 नगरों में 5 शहर प्रमुख हैं, जौनपुर, फिरोजाबाद, हिसार, फतेहाबाद और फिरोजपुर, ठीक है। और 300 नगर बनवाए, जिसमें 505 मैंने बता दिए, नहरें बनवाई बहुत सारी, 5 इसमें बड़ी नहरें थी। फिरोज शाह तुगलक का एक और महत्वपूर्ण कार्य जो आपको याद रखना है, ब्राह्मणों पर जजिया कर। ये इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, ब्राह्मणों पर जजिया कर की शुरुआत कर दी फिरोज शाह तुगलक ने, और ये लगातार लगते रहेगा, हटते रहेगा, क्वेश्चन यहाँ से बनता है। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया है। फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए, अनुवाद विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग, है ना, फिर इसने हके शर्ब, उसके बाद इसने दीवाने बंदगान यानी जो गुलामों के लिए, उसके बाद इसने दारुल सफा अस्पताल, है ना, इसने राज्य के खर्च पे हज भेजना शुरू किया लोगों को, उसके बाद दीवाने खैरात, रोजगार दफ्तर, ठीक है, ये सारी चीजें इसने की। तो ये ध्यान रखना है आपको, अनुवाद विभाग और पीडब्ल्यूडी विभाग में बता चुका हूं, 5 शहर बता चुका हूं। फिरोज शाह तुगलक के बारे में और 2 महत्वपूर्ण बात है मेरे प्यारे बच्चों, दीवाने विजारत, दीवाने विराजत, विजारत जो है भवन निर्माण के लिए विभाग था, दीवाने विजारत, ये किसके लिए? भवन निर्माण के लिए। इनका मुख्य आर्किटेक्ट था, जो बनाता था ये सब बिल्डिंग्स, जो शहर बसाए जिसने, वो था मलिक गाजी सहना। क्या नाम है? मलिक गाजी सहना, ये नाम याद रखिएगा। ये मुख्य आर्किटेक्ट था फिरोज शाह तुगलक का, मलिक गाजी सहना। इसके बारे में एक और फैक्ट पूछ लिया जाता है, कौन शासक था जो अशोक के 2 स्तंभों को दिल्ली ले गया? तो ये फिरोज शाह तुगलक ही था मेरे साथियों। मेरठ और टोपरा नामक जगहों से, मेरठ व टोपरा से 2 अशोक स्तंभों को ये दिल्ली ले आया था फिरोज शाह तुगलक। ये क्वेश्चन यूपीपीएससी में बहुत पूछा जाता है, क्योंकि मेरठ जगह और टोपरा उत्तर प्रदेश में है, तो अशोक के 2 स्तंभों को ये दिल्ली ले आया फिरोज शाह तुगलक। इसके बारे में अब जो है इतना याद रखेंगे। इसके बाद फिर आता है नासरुद्दीन महमूद। नासरुद्दीन महमूद आया अगला शासक। इसी के समय होगा तैमूर का आक्रमण 1398 ईस्वी में, और ये इतना सीधा था नासरुद्दीन महमूद कि ये भाई जो है कुरान बेच बेच के अपना खर्चा चलाता था। तो आपसे पूछ लेता है कभी कभी क्वेश्चन, कौन था तुगलक वंश का शासन या कौन सुल्तान था जो अपना खर्चा भी कुरान बेच के चलाता था? तो वो नासिरुद्दीन महमूद था। तैमूर लंग का आक्रमण होगा इसके समय 1398 में, और यही दिल्ली सल्तनत और सल्तनत काल भी पूरा खत्म हो जाता है। इसके बाद जो है सैयद वंश शुरू होता है। सैयद वंश हम अगली क्लास में देखेंगे। इसके बारे में कथन है कि सल्तनत जो थी नासिरुद्दीन महमूद के समय, वो दिल्ली से पालम तक थी, है ना। इसके बारे में कथन है कि इनकी जो सल्तनत है वो दिल्ली से पालम तक थी। पालम दिल्ली में ही जगह है, तो दिल्ली से ही शुरू, दिल्ली में ही खत्म हो जाती थी। पालम हवाई अड्डा आपने सुना होगा, दिल्ली में ही है। तो बहुत छोटी सी सल्तनत बची थी, और नासिरुद्दीन महमूद के बाद वो भी खत्म हो गई। तैमूर का आक्रमण होता है। पूछता है क्वेश्चन, तैमूर लंग का आक्रमण किसके समय हुआ? तो नासिरुद्दीन महमूद के समय। किस वंश के समय हुआ? तो तुगलक वंश के समय। इतनी बात याद रखेंगे। कल की क्लास में फिर हम देखेंगे सैयद वंश को। मेरे प्यारे दोस्तों, हमने देखा मुस्लिम आक्रांताओं का भारत में आक्रमण, उसके बाद हमने गुलाम वंश को पढ़ा, उसके बाद हमने खिलजी वंश को पढ़ा, उसके बाद हमने तुगलक वंश को देखा, और उस क्रम में अगर जाएं तो फिर आता है सैयद वंश। लेकिन चूंकि सैयद वंश से क्वेश्चंस बनते नहीं है, तो हम उसको नजरअंदाज करेंगे और हम आएंगे अगले महत्वपूर्ण टॉपिक पे, जो है लोधी वंश। और लोधी वंश से यूपीपीएससी हो या बीपीएससी या फिर कोई अन्य एग्जाम, वहां पे क्वेश्चन बनते हैं। तो इस टॉपिक को देख लेंगे, और इसके बाद फिर हम दिल्ली सल्तनत के
प्रशासन और अन्य क्षेत्रों से कला या स्थापत्य से एक वीडियो इकट्ठा देखेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण बातों को एक साथ चर्चा कर लेंगे और उसके बाद फिर दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाएगा, हम मुगल काल में प्रवेश करेंगे और इस तरीके से ये वीडियोस लगातार चलते रहेंगे, धमाका होते रहेगा। और इस धमाके को अगर आपने नहीं देखा है तो धमाके को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जीवन में आप भी सिलेक्शन का धमाका कर ही दीजिए, क्योंकि क्रैक नाउ धमाका कराने को तैयार है लाल लालियो। तो चलिए आइए देखते हैं आज का महत्वपूर्ण टॉपिक, लोधी वंश। क्या क्या बातें याद रखनी है लोधी वंश के बारे में। 1451 से 1526 इसका है कालक्रम। उसके बाद पूछता है संस्थापक, पूछेगा आपसे लोधी वंश की स्थापना किसने की मेरे लाल लालियो, तो बता दीजिएगा बहलोल लोधी। किसने की? बहलोल लोधी। इसको एक और नाम से जानते हैं, बहलोल शाह लोधी। क्या? बहलोल शाह लोधी। उस नाम से भी जो है इसने शासन किया। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि किस नाम से शासन किया तो बता दीजिएगा बहलोल शाह, है ना, बहलोल शाह लोधी। या फिर सही नाम लें तो बहलोल शाह गाजी। इस नाम से जो है ये गद्दी पे बैठा था। ये भी आप याद रख सकते हो, पूछेगा नहीं पर याद रख सकते हो। चलिए आइए, इंपॉर्टेंट बात, लोधी वंश में संस्थापक हैं बहलोल लोधी, इनका यही महत्वपूर्ण योगदान है लाल लालियो। लेकिन क्वेश्चन कहां से बनता है? सिकंदर लोधी से। कहां से बनता है क्वेश्चन? सिकंदर लोधी से बनता है मेरे प्यारे बच्चों। और सिकंदर लोधी जो है महानतम शासक था लोधी वंश का, महानतम शासक लोधी वंश का। इसके बारे में क्या क्या याद रखना है? इसके 3 महत्वपूर्ण कार्य जो आपको याद रखने पड़ेंगे। सबसे पहले गज ए सिकंदरी। गज ए सिकंदरी ये क्या है? नाप का पैमाना है। गज ए सिकंदरी नाप का पैमाना। दूसरा, आगरा शहर किसने बसाया? क्वेश्चन बनता है लोधी वंश में आगरा शहर किसने बसाया, तो सिकंदर लोधी ने आगरा शहर बसाया। एक और महत्वपूर्ण फैक्ट, गुलरुखी उपनाम से कविताएं करता था सिकंदर लोधी। गुलरुखी उपनाम से कविताएं। आपसे सीधे पूछेगा कि गुलरुखी नाम से कौन कविताएं लिखता था? सिकंदर लोधी मेरे प्यारे बच्चों, महानतम शासक लोधी वंश का। आ जाइए, और महत्वपूर्ण फैक्ट्स इसके बारे में। 2 युद्ध हुए हैं इसके समय में। पहला था खतौली का युद्ध। कौन सा? खतौली का युद्ध मेरे प्यारे बच्चों किस समय हुआ? 1518 ईस्वी में। किसके साथ? राणा सांगा के साथ। किसके साथ? राणा सांगा के साथ, इब्राहिम लोधी का। ठीक है, और इसमें कौन पराजित हुआ? तो इब्राहिम लोधी पराजित हो गया और राणा सांगा हो गया इसमें विजयी। ठीक है, पहली हार है ये, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इब्राहिम लोधी की। उसके बाद दूसरा युद्ध 21 अप्रैल 1526, जो बहुत महत्वपूर्ण युद्ध हुए, पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत के तीनों युद्ध से क्वेश्चन बनते हैं और पानीपत का प्रथम युद्ध सिकंदर लोधी के साथ हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों 21 अप्रैल 1526 को। कब? 21 अप्रैल 1526 को। किसके साथ? बाबर के साथ। बाबर के साथ, और बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी। और लोधी यहाँ पे फिर से हार जाता है बाबर से भी, और यहीं से जो है लोधी वंश का अंत हो जाता है और भारत में मुगल सत्ता शुरू हो जाती है। बाबर विजयी हो गया है, बाबर का प्रवेश हो गया है। बाबर क्यों जीत पाया इस युद्ध को? क्योंकि उसके पास जो है क्या था? तोप खाने, गोला बारूद उसके पास आ चुका है, तोप आ चुकी है। इस युद्ध में तोप का प्रयोग होगा और इब्राहिम लोधी हार जाएगा, पराजित हो जाएगा। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच, लोधी पराजित हो गया, बाबर विजयी हुआ, मुगल काल शुरू हो गया भारत में प्यारे बच्चों। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब आ जाते हैं विजयनगर साम्राज्य पे। इसी समय में विजयनगर भी इंपॉर्टेंट है और विजयनगर से क्वेश्चन लगातार बनता है स्टेट पीसीएस में, तो ये भी देख लेते हैं। फिर इसके बाद अगली वीडियो में हम देख लेंगे दिल्ली सल्तनत का प्रशासन और उसके बाद फिर हम मुगल काल में प्रवेश करेंगे। तो विजयनगर साम्राज्य स्थापना किसने की प्यारे बच्चों? हरिहर और बुक्का ने। किसने? हरिहर और बुक्का, इन्होंने की स्थापना विजयनगर साम्राज्य की 1336 ईस्वी में। किसमें? 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नाम के इन व्यक्तियों ने की। इनके पिता का नाम था संगम। क्या नाम था? हरिहर बुक्का के पिता का नाम संगम। तो इनके पिता के नाम के अनुसार ही इनके वंश का नाम पड़ गया संगम वंश। क्या पड़ गया प्यारे बच्चों? संगम वंश। अब आ जाइए, विजयनगर साम्राज्य में 4 महत्वपूर्ण वंश हुए हैं। 4 महत्वपूर्ण वंश
क्रमानुसार देख लीजिए तो सबसे पहला वंश है संगम वंश। कौन सा है सबसे पहला? तो सबसे पहला है संगम वंश, दूसरा है सालुब वंश, तीसरा है तुलुब वंश और चौथा है अराविदु वंश। कौन सा? संगम, सालुब, तुलुब और अराविदु। ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्रोनोलॉजी पूछ लेता है, क्रम पूछ लेता है लाला लियो। और एक चीज और पूछता है जो बहुत बार पूछी जाती है, वो पूछता है कृष्णदेव राय जो थे ये किस वंश से संबंधित थे? तो ध्यान रखिएगा तुलुब वंश से संबंधित थे कृष्णदेव राय। और संगम वंश मैंने बता ही दिया, हरिहर और बुक का। फिर इसमें जो है बहुत सारे आगे चलते रहेंगे वंश और शासक आते रहेंगे, वो यहां हम नहीं देख रहे हैं। बस एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित हैं? तो तुलुब वंश से संबंधित हैं, ये बात आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं, फैक्ट्स के इस क्रम में कृष्णदेव राय से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। किस वंश से हैं? तुलुब वंश से। क्या क्वेश्चन बनता है? तो कृष्णदेव राय को माना जाता है कि इनका वो समय जो था ये था साहित्य का स्वर्ण युग या साहित्य का क्लासिकी युग, क्योंकि इनके समय में तेलुगु भाषा के अष्ट दिग्गज या अष्ट कवि रहते थे, है ना। तेलुगु भाषा के अष्ट दिग्गज या अष्ट कवि इनके समय पे रहते थे, इसलिए इनके समय को माना जाता है साहित्य का स्वर्ण युग। इतना ही नहीं प्यारे दोस्तों, खुद जो कृष्णदेव राय हैं ये खुद एक जो है साहित्यकार थे। इन्होंने एक रचना लिखी और रचना का नाम है अमुक्त माल्यद। क्या नाम है लाल लालियो? अमुक्त माल्यद। और ये जो रचना है ये तेलुगु के 5 महाकाव्यों में से एक है। तेलुगु भाषा के 5 महाकाव्य हैं, उनमें से एक है अमुक्त माल्यद, जो खुद कृष्णदेव राय ने ही लिखी है। इनके बारे में और महत्वपूर्ण बात क्या है, भारत के सबसे शक्तिशाली शासक बताया है कृष्णदेव राय को बाबर ने अपनी आत्मकथा में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि बाबर की आत्मकथा में किसका उल्लेख मिलता है? तो कृष्णदेव राय का उल्लेख मिलता है। बाबर ने कहा कि जो कृष्णदेव राय हैं ये जो है सबसे शक्तिशाली शासक हैं भारत के। जब बाबर भारत में आ रहा है तो भारत के सबसे शक्तिशाली शासक कृष्णदेव राय को बताया है बाबर ने। ये बात ध्यान रखिएगा। तो अब आप समझ पाए कि कृष्णदेव राय जब शासन कर रहे हैं उस समय भारत में बाबर का प्रवेश हुआ है लोधी को हरा के। इसीलिए मैंने दोनों को एक जगह पढ़ाया ताकि आप इंटरलिंकिंग कर पाए और समय काल को समझ पाए मेरे लाल लालियो। चलिए आगे आ जाते हैं, और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या हैं इस समय पे, तो ध्यान रखिएगा जो विजयनगर साम्राज्य से पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है हम्पी के खंडर जो हैं अभी कहां पे हैं? वर्तमान उत्तरी कर्नाटक में। नॉर्थ कर्नाटका में जाओगे तो वहां आपको हम्पी के खंडर दिखाई देंगे। ये जो है ये विजयनगर साम्राज्य की प्राचीनतम राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। तो विजयनगर जो है साम्राज्य की प्राचीन राजधानी का जो है प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये पूछ लेता है कि जो हम्पी के खंडर हैं वो वर्तमान में कहाँ हैं और किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? तो हम्पी के खंडर वर्तमान में उत्तरी कर्नाटक में है। उत्तरी नहीं पूछने का, वैसे आप कर्नाटक भी याद रखोगे तो काफी है, फिर भी इंफॉर्मेशन के लिए उत्तरी कर्नाटक में विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछा जाता है प्यारे बच्चों, और ये है महाभारत का तेलुगु अनुवाद। महाभारत का तेलुगु अनुवाद किया नन्ने ने। नन्ने जो है सबसे पहले कर रहे हैं, फिर उसके बाद टिक्कन करेंगे और फिर यिर्रन करेंगे। तो अलग अलग शताब्दियों में 11वीं 13वीं 14वीं इस क्रम में शताब्दियों में पहले नन्ने ने जो है महाभारत का तेलुगु अनुवाद करना शुरू किया। उसकी एक शताब्दी बाद टिक्कन ने इसको जो है अनुवादित किया और उसके एक शताब्दी बाद यिर्रन ने अनुवादित किया। तो महाभारत का तेलुगु अनुवाद इन 3 कवियों ने मिलकर किया है। ये आप ध्यान रखेंगे, क्या नाम है? नन्ने, टिक्कन और यिर्रन। इन तीनों ही कवियों को कवित्रय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कवित्रय या फिर कवित्रयी। और ये क्वेश्चन बहुत बार बना है यूपी और बीपीएससी दोनों में। यूपी पीसीएस में तो बहुत बनता है कि कवित्रयी किन कवियों को कहा जाता है तेलुगु साहित्य के। तो ये है नन्ने, टिक्कन और यिर्रन, ठीक है, ध्यान रखिएगा कवित्रयी। और महत्वपूर्ण फैक्ट्स देख लेते हैं इस समय में। राक्षसी एवं तंगड़ी, है ना, राक्षसी एवं तंगड़ी का युद्ध, या फिर इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं और वो है तालीकोटा का युद्ध, ठीक है। दोनों ही एक बात है, राक्षसी और तंगड़ी नाम की जगह पे ये युद्ध हुआ था, इसलिए इसको राक्षसी और तंगड़ी का युद्ध भी कह देते हैं या फिर तालीकोटा का युद्ध भी कह देते हैं। ये क्यों महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों? तो इसमें विजयनगर साम्राज्य को हराने के लिए
बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर, ये चार जो है शक्तियां एक साथ आई। कौन कौन सी ध्यान रखिएगा, बीजापुर है ना, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर। और ये कौन कितने थे टोटल, 5 थे, यानी बरार और था, बरार इसमें शामिल आपको नहीं दिखेगा। बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर ने मिलके विजयनगर साम्राज्य को जो है पराजित किया, हरा दिया। और ये युद्ध कहलाता है तालीकोटा का युद्ध या फिर राक्षसी और तंगड़ी का युद्ध। महत्वपूर्ण युद्ध है, इसको आपने याद रखना पड़ेगा प्यारे बच्चों। राक्षसी एवं तंगड़ी या फिर तालीकोटा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ, ये क्वेश्चन बनेगा, आपने बता देना है। ये जो है विजयनगर साम्राज्य को हरा दिया किनने, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर ने एक साथ मिलके। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट इस समय से है, विट्ठल मंदिर। ये विट्ठल मंदिर हम्पी में है, इसका निर्माण किसने कराया, तो कृष्णदेव राय ने कराया। कृष्णदेव राय किस समय से हैं, तेलुग वंश से, ठीक है, तुलुव वंश से है, ये बात आप याद रखेंगे। प्यारे दोस्तों, हमने तमाम सल्तनत काल के वंशों को देखा, उससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखा, लेकिन अगर हम कुछ फैक्ट्स को ना देखेंगे तो हम मानेंगे कि हमारा जो एक क्लास है ये अधूरा रहा। तो वो फैक्ट्स क्या हो सकते हैं, तो कई बार क्वेश्चन पूछता है सल्तनत कालीन प्रशासन से, और वो क्वेश्चन सीधे पूछे जाते हैं। तो आइए हम उस प्रशासन को भी देख लें ताकि ये वीडियो पूरा हो जाए। और आप इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों तक, ताकि वो लोग भी क्रैक नाउ से जुड़ पाए। तो मेरे प्यारे बच्चे, दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में हमने दिल्ली सल्तनत में पढ़ा गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। एक चीज तो आपने इसमें ये याद रखनी है कि जो गुलाम, खिलजी, तुगलक और सैयद वंश हैं, ये तुर्क मूल के थे, यानी ये जो जितने भी सल्तनत खलीफा हुए, ये इनका मूल वंश तुर्क था। लेकिन जो अंतिम वंश है लोदी वंश, ये अफगान मूल के थे, ये आप याद रखेंगे। तो 5 में पहले 4 तुर्क और अंतिम अफगान शासक थे मेरे प्यारे बच्चे। अब आ जाते हैं प्रशासन पर क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो प्रशासन पे मेरे प्यारे बच्चे आपसे पूछ लेगा विभाग का नाम देकर कि ये क्या है, किससे संबंधित है और किसने इसको बनाया था। तो शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे बच्चे दीवाने मुस्तखराज से। दीवाने मुस्तखराज राजस्व विभाग है, अलाउद्दीन खिलजी ने इसको मेरे प्यारे बच्चे शुरू किया था। वैसे ही दीवाने रियासत याद रखेंगे, याद क्या रखना है, दीवाने रियासत याद रखना है। बाजार नियंत्रण विभाग था, ये भी अलाउद्दीन खिलजी के समय ही बना मेरे प्यारे बच्चे। वैसे ही दीवाने अमीर को ही ये कृषि विभाग था, जिसको मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे शुरू किया गया। दीवाने खैरात मेरे प्यारे बच्चे दान विभाग था, फिरोज शाह तुगलक ने इसकी शुरुआत की। और दीवाने बंदगान, आप जानते हो दासों के लिए बंद खोला गया, और ये फिरोज शाह तुगलक के समय ये भी शुरू हुआ प्यारे बच्चे। इसके अतिरिक्त कुछ क्वेश्चन विभाग से संबंधित कार्य के बारे में पूछे जाते हैं, सीधे ये क्वेश्चन आपको मिल जाता है एग्जाम में। तो दीवाने अर्ज याद रखिएगा, सेना विभाग से संबंधित था। वहीं दीवाने रिसालत, एक चीज को मैंने पहले अंडरलाइन किया था, वो ध्यान से देखिए, वो था दीवाने रियासत, ये बाजार नियंत्रण विभाग से संबंधित है, जबकि ये क्या है, दीवाने रिसालत, ये धार्मिक मुद्दों से संबंधित है। दोनों में फर्क है, रियासत और रिसालत अलग अलग है प्यारे बच्चे। दीवाने इंसा, ये सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित था, ध्यान रखेंगे। और दीवाने वजारत, ये वित्तीय मामलों से संबंधित विभाग था मेरे प्यारे बच्चे, याद रखना है। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा जाता है फिरोज तुगलक या फिरोज शाह तुगलक से, कि किस शासक ने कुरान में अनुमोदित 4 करों को लगाया था, शुरू किया था मेरे प्यारे बच्चे। तो ध्यान रखेंगे, कुरान में अनुमोदित 4 कर को फिरोज शाह तुगलक ने शुरू किया। ये कौन कौन से 4 कर थे, तो इसमें खराज, जजिया, खुम्स और जकात थे मेरे प्यारे बच्चे। अब आप देख लीजिए खराज क्या है, तो खराज एक प्रकार का भूमि कर होता था प्यारे बच्चे, जो भूमि की उपज के 1/10वें हिस्से के बराबर होता था। खराज भूमि कर मेरे प्यारे बच्चे। वहीं जो जजिया होता था, ये संपत्ति कर होता था, और ये उन लोगों पे लगता था जो लोग मुस्लिम राज्य में गैर मुस्लिम होते थे, यानी मुस्लिम राज्य में रहने वाली गैर मुस्लिम जनता से जो लिया जाने वाला कर था वो कहलाता था जजिया।
और जजिया को संपत्ति कर के तौर पे देखा जाता था। वहीं एक खुम्स कर होता था। खुम्स जो है प्यारे बच्चे, ये होता है लूट का धन, यानी लूट के प्राप्त में जो धन प्राप्त हुआ वो खुम्स कहलाता था। इसका 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था और 1/5 भाग राजकोष में जमा कर लिया जाता था। तो खुम्स याद रखिएगा, लूट का धन होता था प्यारे बच्चे। वहीं जकात जो है ये धार्मिक कर माना जाता है, या मुस्लिम संप्रदाय में इसको फर्ज भी कहते हैं कि जितना आपने कमाया उसका कुछ हिस्सा आप जो है अल्लाह के बंदों के लिए निकाल दीजिए अपनी कमाई में से, तो उसको जकात कहते हैं, जिसको धार्मिक कर या धार्मिक फर्ज के तौर पे भी जाना जाता है मेरे प्यारे बच्चे। इसके अतिरिक्त कुछ क्वेश्चन बनते हैं। गड़े हुए खजाने से कोई हिस्सा नहीं लिया गया, तो कोई हिस्सा गड़े हुए खजाने से ना लेने वाला शासक था सिकंदर लोदी। इसके अतिरिक्त सल्तनत काल में शासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी, तो ये मैं पढ़ा चुका हूं। ग्राम जो है या जिसको गांव आप कहते हो, ये शासन की सबसे छोटी इकाई होती थी। और गांव में चौधरी जो है वो भू राजस्व को संग्रहण करने वाला सर्वोच्च अधिकारी होता था, यानी गांव में चौधरी जो है वो भू राजस्व इकट्ठा करते थे, सर्वोच्च अधिकारी होते थे। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सल्तनत कालीन दो प्रमुख मुद्राएं। एक मुद्रा थी मेरे प्यारे बच्चे जीतल और एक थी टंका। आपसे ये पूछेगा कि जीतल किस धातु का बना था, तो तांबे का होता था जीतल, और टंका जो है ये चांदी का होता था। आज एक दो बार क्वेश्चन हमने देखे जिसमें यह भी पूछा गया है कि जीतल और टंका जो है इसका रेशियो क्या होता था, अनुपात क्या होता था प्यारे बच्चे। तो ध्यान रखिएगा 1/48 जो है इसके बीच का रेशियो है, यानी जो चांदी होगा वो 1, अनुपात में 48 जीतल, 1:48 याद रखेंगे, जीवन आसान हो जाएगा। यही ऑप्शन वहां सीधे मिल जाएगा। ठीक है। सिक्के पर सर्वप्रथम बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम किस जो है सुल्तान ने गढ़वाया या खुदवाया, तो मसूद शाह को नाम याद रखिएगा प्यारे बच्चे। 1226 से 1242 इसका शासनकाल रहा मसूद शाह का, और इसी ने सिक्के पर सर्वप्रथम बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम गुदवाना शुरू किया। और उस समय जो खलीफा का नाम था प्यारे बच्चे वो होता था खलीफा अल मुस्तनसीर। ठीक है। एक और क्वेश्चन बनता है मेरे प्यारे बच्चे कि हदीस और जवाबित क्या है। ये सिर्फ सीधे क्वेश्चन बनता है, तो आपने बताना है जो हदीस है ये इस्लामिक कानून होते हैं, जबकि जो जवाबित है ये राज्य कानून होते हैं मेरे प्यारे बच्चे। हदीस जो इस्लामिक कानून है और जवाबित राज्य कानून को कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे। तो प्रशासन से ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। बस आपने तो हमें सपोर्ट करना है, आप सपोर्ट हमें करते रहिए और इसी प्रकार की वीडियोस मैं लेके आता रहूंगा आपके लिए। मुगल काल से अब वीडियो आएगी, फिर ऐसी ही वीडियो मैं दूसरे सब्जेक्ट्स पे से भी लाऊंगा। बस आपने हमें सपोर्ट करना है, क्योंकि छोटे चैनल तब बड़े होते हैं जब उन्हें अपनों का सहयोग मिलता है, और हमारे अपने तो आप हैं मेरे प्यारे बच्चे। आप हमें सहयोग करेंगे तो हम भी थोड़ा विकास कर पाएंगे आपके प्रयास से। तो हमें सपोर्ट करते रहिए, क्रैक नाउ को देखते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। हैव ए गुड डे। जय हिंद।